तो हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, मजे में होगे। तो बच्चे लोग, आज हम जो है वो पीरियोडिक टेबल का जो एनसीईआरटी रीडिंग है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट कर रहे हैं। यही पीरियोडिक टेबल का मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगी, तो जिन बच्चों को नोट्स के थ्रू समझ आता है वो नोट्स के थ्रू समझ सकते हैं, और जिन बच्चों को ये है कि नहीं हमें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, तो वो कहीं ना कहीं इस एनसीईआरटी को देख करके फिर समझ सकते हैं। ये आप चाहे नोट से पढ़ो चाहे आप इससे पढ़ो, एनसीईआरटी से, आपको दोनों जगह जो होगी वो बिल्कुल सेम सी लाइनें मिलेगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा लाइनों में। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप सिर्फ नोट से पढ़ रहे हो तो उससे भी मतलब आप एनसीईआरटी कवर कर सकते हो, या फिर जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उससे तो हम कर ही लेंगे। मतलब नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी वो नोट्स इतने अच्छे हैं कि आप सिर्फ अगर वो नोट्स करके भी एग्जाम में चले जाओगे तो वो भी आपका मोर देन सफिशियंट होगा। तो जो पीरियोडिक टेबल है वो सबको तो बहुत ईजी चैप्टर लगता है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं कि जो एक ऐसा एलिमेंट है, जो ऊपर वाला पैराग्राफ तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बाकी ये जो एनसीईआरटी के जो भी पीडीएफ है वो मेरी खुद की बुक है, जिसमें मैंने जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो तभी साथ के साथ अंडरलाइन करे थे। तो आई होप आपको अभी भी ये पसंद आ रहे होंगे। फिर इन्होंने बोला कि जो एलिमेंट होते हैं आर द बेसिक यूनिट। एलिमेंट्स क्या है? एक बेसिक यूनिट है। किसके लिए ये बेसिक यूनिट है वो अभी देखेंगे कि अब इन्होंने देखो यहाँ पे लिखा है कि टाइप्स ऑफ मैटर हो जाएगा। फिर इन्होंने ये चीज बात लिखी हुई है कि यहाँ पे कि अगर हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के किससे बने हुए हैं, आपके मैटर से बने हुए हैं। तो जब वो अलग अलग तरीके के मैटर से बने हुए हैं तो फिर हम उसी को क्या कह देते हैं आपका, दैट इज की जस्ट वेट, उसी को हम क्या कह देते हैं आपका मैटर कह देंगे। फिर इन्होंने ये भी बोली हुई है कि, एक सेकेंड वेट करो। तो इसी को हम क्या कह देंगे, आपका टाइप्स ऑफ क्या कह देते हैं, मैटर कह देते हैं। फिर इन्होंने ये बोला कि हमारे पास अगर हम देखें अभी आज के टाइम में तो टोटल 114 एलिमेंट जो है वो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं। तो आप इस हिसाब से भी समझ सकते हो। जो ग्रीन मतलब जो येलो से मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो चीज कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ग्रीन से अंडरलाइन कर रही हूँ वो चीज आपके लिए कहीं ना कहीं क्या होने वाली है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में वैसे तो मेरे पास बहुत सारे साइंटिस्ट आए और सबने अपनी अपनी पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की, सबने कुछ कुछ चेंजेस करे, लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट आए थे जो कि हम आज के टाइम में पढ़ते हैं वो होता है आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वही एक फाइनल रिजल्ट था आपके सारे के सारे पीरियोडिक टेबल का। क्योंकि ऐसा होता था कि जब बहुत सारे साइंटिस्ट डिस्कवर करते थे तो हर एक में कुछ ना कुछ लिमिटेशन आ जाती थी, जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट मूव ऑन करते थे और उस लिमिटेशन को ही ठीक करके वो फिर अपने नाम से उसी पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस करवा देते थे। तो इन्होंने यही चीज बोली हुई है कि अब देखो यहाँ पे हमने मतलब अब टू ईज आउट द प्रॉब्लम, यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी दिक्कतें आसान हो जाए। पीरियोडिक टेबल से अब फायदा क्या होता है कि किसी भी चीज को, अब देखो पीरियोडिक टेबल है तो हम साइज हो गया, चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कुछ भी चीज हो गई उसको एक सीक्वेंस में, एक अरेंजमेंट में पढ़ते हैं। तो मेन पीरियोडिक टेबल का मोटो ही यही था कि हम इस तरीके से अपने जितने भी एलिमेंट्स है केमिस्ट्री के उसको ऑर्गेनाइज करें कि जिससे कि अगर हम उस पीरियोडिक पूरे टेबल को देखें तो हमें कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस में सबके अंदर चेंज दिखाई दे। तो इसी मोटो को मतलब ताकि क्लासिफिकेशन जो है वो आपकी पीरियोडिक टेबल मतलब क्लासिफिकेशन जो होती है सारी की सारी एलिमेंट्स की एक ठीक ढंग से हो, एक सीक्वेंस में हो, इसलिए हमें पीरियोडिक टेबल जो था उसका इंट्रोडक्शन करना पड़ा। फिर ऐसे ही जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने सर्च करा था किसके लिए सिस्टमेटिक वे हो जाएगा फॉर ऑर्गेनाइज देयर नॉलेज, मतलब एक सिस्टमेटिक वे हमें मिल सके दैट इट वुड रेशनलाइज, यानी ये सब चीज को क्या कर देता था, एक इक्विवेलेंट से पहुंचा देता था, नॉन एज केमिकल फैक्ट अबाउट द एलिमेंट्स बट इवन प्रिडिक्ट न्यू वंस फॉर अंडरटेकिंग फर्दर स्टडी। यानी फिर हमने फिर आगे भी स्टडी की। अब देखो हमारे जो सबसे पहले साइंटिस्ट चाचा थे वो कौन से वाले साइंटिस्ट चाचा है, सबसे पहले डोबिनियर आए। तो डोबिनियर जो थे वो सबसे पहले साइंटिस्ट चाचा थे। अब डोबिनियर जो थी उनकी थ्योरी जो थी सबसे पहली आई, और कब आई थी ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कहीं ना कहीं डिफाइन करना चाहा अपने जो भी मतलब पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट थे उसको किसकी तरह, मतलब एक ट्रेंड उन्होंने बताया। उन्होंने कहा, उन्होंने एक ट्राइड रूल बताया। ट्राइड रूल ये कहता है कि जैसे कि इन्होंने टेबल में मेंशन करा है कि जो हमारा ये वाला एलिमेंट है और जो ये वाला एलिमेंट है इन दोनों का अगर हम सम करें और डिवाइड बाय 2 कर दे तो आपका जो सेंटर वाला एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगा। ये मतलब ये दोनों का अगर सम कर दे तो ये बीच वाला एलिमेंट जो होगा एज एन एवरेज होगा वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहती हूँ, 7 प्लस में 39 डिवाइड बाई 2 करूँ तो आपको कहीं ना कहीं क्या आएगा, 23 आएगा। सेम विद आपका जितने भी यहाँ पे जितने भी केसेस मेंशन है सबके साथ आपका जो है वो बिल्कुल सेम कंसेप्ट लग रहा होगा। ऐसा नहीं है कि सबके केस में जैसे इसमें स्ट्रॉन्शियम का आएगा फिर इसमें
ब्रोमीन का आएगा। लेकिन ये चीज जो थी वो कहीं ना कहीं आपके 3 ग्रुप पे वैलिड थी। जब ये 3 ग्रुप पे वैलिड थी तो इसी वजह से हम इसे क्या कह देते हैं, डोबिनियर का ट्राइड रूल कह देते हैं। ट्राइड रूल जो था वो कहीं ना कहीं किस पे बेस्ड था, आपके एटॉमिक वेट के सीक्वेंस में। पहले इनिशियली शुरुआत में तो ज्यादातर थ्योरी आपकी एटॉमिक वेट पे थी, लेकिन जब एक साइंटिस्ट आते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो वो साइंटिस्ट आए उनके बाद से फिर वो एटॉमिक नंबर वाली कहानी जो होगी वो स्टार्ट होगी। लेकिन इनिशियली तो हम एटॉमिक वेट को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे अपने किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर। फिर इन्होंने बोला ऑल्सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द, अभी इन्होंने यही एक्सप्लेन करा हुआ जो मैंने आपसे कह दिया। अब जो दूसरे साइंटिस्ट आए वो ये आए थे चैन कोटीज। चैन कोटीज जो होता है उनके बारे में ज्यादा बच्चों को पता नहीं होता है, क्योंकि जब हम 10th क्लास में जब पढ़ते हैं तो हम डायरेक्टली डोबिनियर अंकल जो होते हैं, डोबिनियर अंकल से डायरेक्टली हम जो ये जो एक दूसरे साइंटिस्ट रहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव जो होते हैं, न्यूलैंड वाले साइंटिस्ट जो होते हैं, उसमें मूव करते हैं। 10th क्लास में हमने इन वाले साइंटिस्ट को नहीं पढ़ा होता, तो हमें ऐसा लगता है कि डायरेक्टली डोमिनियन के बाद जो है वो आपके ऑक्टा ऑक्टालैंड जो थे उसी के ऊपर मतलब मूव करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, बीच वाले भी आपके एक और चाचा आते हैं। वो चाचा कौन से होंगे, वो चैन कोटीज हो जाएगा। चैन कोटीज ने भी एक अपना मतलब पीरियोडिक टेबल डिजाइन करा, जो कि जिसको बस अब देखो ऊपर वाला जो पीरियोडिक टेबल था उसमें तो फिर भी 3 ग्रुप के लिए था, लेकिन इन्होंने एक ऐसा टेबल बनाया जो कि कहीं ना कहीं आपका किस पे बेस्ड है कि सारे के सारे एलिमेंट जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट जैसे कि इन्होंने अरेंज करा था वैसे कराया। लेकिन ये जो नीचे वाला डायग्राम है वो कहीं ना कहीं आपके न्यूलैंड चाचा का, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कहता था कि हर 8वां एलिमेंट जो होता है, अब थोड़ा सा लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में बात कर देते हैं कि हर 8वां एलिमेंट, क्योंकि ऑक्टेव ऑक्टा लिखा है ना, ऑक्टा का मतलब क्या होता है 8, यानी कि हर 8वां एलिमेंट अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो हर 8वां एलिमेंट का जो पहले वाला एलिमेंट था उससे प्रॉपर्टीज होगा मैच करेगा। ऐसे ही जो आपको पोटेशियम होगा, मतलब इस साइड के जितने भी आपके मेटल है उनकी प्रॉपर्टीज होगी वो आपस में मैच कर रही होगी अगर हम सेम ग्रुप में मूव करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सेम ग्रुप में मूव करने से ऐसे चेंजेस होते हैं, उन्होंने डायरेक्टली ये कहा कि हर 8वां एलिमेंट किसी भी पीरियोडिक टेबल का एक सेम प्रॉपर्टी जो होता है वो कंटेन करता है। फिर इन्होंने यही चीज जो है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन की। लेकिन इन्होंने भी ये जितनी भी थ्योरी थी वो किसके बेस पे दी थी, एटॉमिक वेट के बेस पे दी थी। यानी कि अभी तक वो साइंटिस्ट नहीं मिले जिन्होंने एटॉमिक नंबर का इंट्रोडक्शन करा कि हाँ एटॉमिक नंबर भी एक अच्छा फैक्टर है अपने पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करने के लिए। फिर यही चीज लिखा हुआ है कि ऑक्टेव था ट्रू ओनली एलिमेंट्स अप टू द कैल्शियम, यानी कि ऑक्टेव की कहानी जो थी, यानी ऑक्टेव चाचा जो थे वो ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम तक की कहानी बता सके, इसके आगे कोई मतलब कोई सी कहानी नहीं बताई। अब आते हैं हमारे दूसरे साइंटिस्ट, दैट इज डिमित्री मेंडलीव। डिमित्री मेंडलीव जो होता है वो एक कॉमन साइंटिस्ट है, क्योंकि इन्होंने कुछ हद तक, मतलब मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज के टाइम में अगर वो 99% तक डिजाइन है, मैंने अभी भी 1% छोड़ा है क्योंकि अभी भी पीरियोडिक टेबल में कुछ चेंजेस जो है वो होने के लिए बचे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें करेक्ट है। इसलिए हम वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसको ही हम एज अ पीरियोडिक टेबल मान लेते हैं। लेकिन जो आपको मेंडलीव चाचा थे, मेंडलीव चाचा ऐसे समझ लो कि 60% तक जो आज का पीरियोडिक टेबल है उससे बिल्कुल मेल खाता था आपका मेंडलीव चाचा का। तो इन सारे चाचा में से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे चाचा कौन से हुए, आपके मेंडलीव चाचा हुए। लेकिन बाकी भी पढ़े लिखे ही थे, क्योंकि उन्होंने अपने मतलब उस टाइम पे भी इतना अच्छे से उन्होंने मतलब रिप्रेजेंट करा। तो आपके सारे चाचा जो होंगे वो अच्छे ही होंगे, चाहे किसी ने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा हो, चाहे किसी ने बहुत बड़ा एक्सप्लेन करा हो। तो आप इस तरीके से जो है वो इस चीज को समझ सकते हो। मैं ये कहती हूँ कि अब आप ये कहो कि कोई से चाचा जो थे वो कम, जैसे आप कहोगे कि डोबिनियर चाचा कम पढ़े लिखे थे, लेकिन नहीं, डोबिनियर चाचा जो थे वो सबसे पहले आपके चाचा थे, सबसे पहले आए थे। और जैसे जैसे हम अपने पास्ट में जाते हैं उतने ही ज्यादा साइंटिस्ट जो होते हैं उनको मुश्किलें देखनी पड़ती है। और जो भी ऐसा भी होता था पहले के टाइम में कि अगर साइंटिस्ट कोई सी भी चीजें इंप्लीमेंट करते थे तो उन्हें कम से कम 10 या 15 जगह से परमिशन लेनी पड़ती थी कि क्या ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या फिर नहीं। और उसमें भी उनको दिक्कत ये होती थी कि जो अच्छे साइंटिस्ट होते थे, अच्छे साइंटिस्ट इन द सेंस जो अमीर साइंटिस्ट होते थे, उनको तो सारे लोग भी फेवर करते थे। लेकिन जो मतलब ऐसे ही गरीब से साइंटिस्ट होते थे जिनकी उतनी वैल्यू नहीं होती थी, वो भी अगर एक अच्छा एक्सपेरिमेंट लेके जाते थे तो उनको उतना ज्यादा अच्छे से मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो उस टाइम में बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन इतनी दिक्कतों के बाद भी आपके साइंटिस्ट इतना मेहनत करते थे, पूरा महीना महीना लगता था, कहीं कहीं साइंटिस्ट को तो पूरा साल लग जाता था, एक रूम में वो बंद पड़े रहते थे और फिर वो एक्सपेरिमेंट करते थे। तो इतना जब साइंटिस्ट हमारे पास वाले इतना फोकस हो सकते हैं तो सोचो फिर हमें क्यों नहीं होना चाहिए। हम क्यों नहीं एक महीने के लिए एक अच्छे, एक महीना क्या, अब तो 15 दिन या 20 दिन ही बचे होंगे, इतने दिन के लिए हम पेपर के लिए क्यों नहीं सीरियस हो सकते। तो हमें भी सीरियस होना चाहिए। फिर इन्होंने ये चीज बोली हुई है कि यही वाले जो साइंटिस्ट चाचा है, फिर हमारा जो हम साइंटिस्ट चाचा पे थे, हम किन साइंटिस्ट चाचा पे थे, दैट इज आपके जो मेंडलीव वाले चाचा है
उन पे थे। तो मेंडलीव चाचा क्या कहते हैं कि मेंडलीव चाचा जो थे उन्होंने, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि मेंडलीव चाचा ने आपका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जो था पीरियोडिक टेबल का बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करा। और मेंडलीव चाचा, वैसे तो हम हर जगह मेंडलीव का नाम लेते हैं, लेकिन मेंडलीव चाचा अकेले नहीं थे, उनके साथ दूसरे चाचा और थे, दैट इज योर लोथर मेयर चाचा। ये दोनों ने मतलब इतने अच्छे से काम करा और जा करके इन्होंने भी पीरियोडिक टेबल दिया। लेकिन अगेन ये जो पीरियोडिक टेबल था उनका किस पे बेस्ड था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर एटॉमिक मास। यानी अभी तक भी कहानी किसके अक्रॉस घूम रही थी? एटॉमिक मास के अक्रॉस ही घूम रही थी। अब देखो यहाँ पे जो है वो थोड़े से जो इस पेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखे हैं। दैट इज, और एल्यूमिनियम जो होता है उसको आप गैलियम कहते हो, और बोरोन जो होता है उसको स्कैंडियम, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो बोरोन को क्या कह दोगे? स्कैंडियम, एंड सिलिकॉन को जर्मेनियम कह दोगे। ये कहीं ना कहीं आपके कितने एलिमेंट से होते हैं? मतलब उस टाइम में टोटल मेंडलीव के अकॉर्डिंग आपके 63 एलिमेंट्स थे, जिसमें से इनिशियली भी आपका ग्रुप जो था वो 8 था, और साथ में पीरियड जो थे वो भी कितने थे? 6 थे। ये कहना किनका था? आपके मेंडलीव चाचा का था। यानी देख रहे हो आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे 60% मेंडलीव चाचा का जो पीरियोडिक टेबल था वो उस टाइम पे मिलता था। तो मेंडलीव चाचा जो होंगे वो कितने ज्यादा समझदार होंगे। देखो, जो अब मैं यही कह रही थी कि जो आपके मेंडलीव चाचा थे उन्होंने जो भी प्रॉपर्टीज बताई एलिमेंट से रिलेटेड, तो उन्होंने भी किसके रिस्पेक्ट में बताई थी? आपके एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में बताई थी। तो आप इस तरीके से जो है वो इस चीज को समझ सकते हो। फिर इन्होंने बोला कि अब मेंडलीव चाचा ने अरेंज करा एलिमेंट्स को सारे के सारे रोज के अंदर, मतलब रोज भी बताया उन्होंने वर्टिकल होता है, और मतलब रोज जो होता है वो वर्टिकली होता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको ये बेसिक क्वेश्चन ही नहीं पता होता कि रोज और कॉलम मतलब किस तरीके से होता है। तो ध्यान रखो, अगर मैं वर्टिकल कॉलम बोली, वर्टिकल इन द सेंस की दैट इज योर वर्टिकल, ये वाली चीज होगी वो वर्टिकल होगी। रोज जो होते हैं वो क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल होते हैं। हॉरिजॉन्टल इन द सेंस कि अगर मैं अपने हैंड को ऐसे करूं तो रोज जो होंगे वो ये होंगे। लेकिन अगर मैं कॉलम बोलूं तो जैसे कि हम क्लासरूम में बैठते हैं एक कॉलम के अंदर, तो दैट इज योर कॉलम। यानी कॉलम जो होगा वो कहीं ना कहीं कैसा होगा? आपका वर्टिकल होगा। तो आप इस तरीके से भी इस चीज को क्या कर सकते हो? समझ सकते हो, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है। फिर हमारे जो साइंटिस्ट है, अब देखो इलोथर मेरा भी, इन्होंने ये वही बोला हुआ है कि कैसे इन्होंने मतलब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा। सम ऑफ द एलिमेंट डिड नॉट फिट इन द स्कीम ऑफ द क्लासिफिकेशन इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट वाज स्ट्रिक्टली फॉलो। बहुत सारा तो ऐसा होता था कि उनके एटॉमिक वेट पे, मतलब जिस तरीके से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि जैसे मैं एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट को लगा रही हूँ, तो ऐसा भी होता था कि कोई कोई एलिमेंट का एटॉमिक वेट सेम रहता था। तो फिर मैं उस केस में क्या करूँ? दिक्कतें बहुत सारी आई उस वक्त की। मतलब कभी कभार ऐसा होता था कि कोई कोई जो होता है, किसी किसी एलिमेंट जो होता है उसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता था, बट मतलब जो करेक्टर था वो कहीं ना कहीं उसका कैरेक्टर जो था वो क्लैश कर जाता था। मतलब कैरेक्टर जो था वो अपने आजू बाजू वाले लोगों से मिलता था, लेकिन उसका एटॉमिक वेट हो सकता था कि कम भी हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है। अगर ऐसा रहता था तो फिर उस वक्त जो थी वो दिक्कतें होती थी। तो बहुत सारी जगह जो थी ये मेंडलीव के टेबल पे खाली थी। या एक्चुअली जब अपनी एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो आप देखोगे कि नॉर्मली जिस तरीके से सीक्वेंस में कहीं कहीं जगह खाली रहती थी, तो ये यही दिक्कत की वजह से खाली रहती थी। और बहुत सारी जगह इन्होंने ऐसे भी कर दिया था कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो बाद में आना चाहिए था, बट उन्होंने उनको पहले लिख करके फिर वो पूरा जो एक पूरा सीक्वेंस होता है वो पूरा गलत हो गया था। उन्होंने अब फिर आगे क्यों रखा? आगे रखने का रीजन जो होगा वो ये होगा कि आगे रखने का सिंपल सा रीजन है कि उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो अपने आजू बाजू वाले एलिमेंट से मैच कर रही होगी, इसलिए उन्होंने ये गलती की। फिर इसका आगे बढ़ेंगे। उन्होंने जैसे प्रपोज करा सम ऑफ द एलिमेंट्स हो जाएगा वेयर अनडिस्कवर्ड एंड देयरफॉर लेफ्ट सेवरल गैप्स इन द टेबल। इसी वजह से आप देखो ये टेबल की कहानी जो मैंने आपको बताई बिल्कुल इसी सेम थी। और गैलियम, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम, इसकी तो मैंने आपको कहानी पहले ही बता दी। अब देखो मेंडलीव चाचा ने तो जितना हो सका अपने टाइम पे किया। अब जो आते हैं वो हमारे दूसरे चाचा आएंगे। अब वो दूसरे चाचा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि जो आपका एटॉमिक वेट है वो कहीं ना कहीं जो आपका एल्यूमिनियम होता है उसका और गैलियम जो होता है, ये एक चीज है प्रिडिक्ट। यानी मैंने इतना सोचा था, लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंट करा तो ये चीज जो है वो मेरे को कहीं ना कहीं क्या हो रही थी? मिल रही थी। ऐसे ही सिलिकॉन का मैंने ऐसे प्रेडिक्ट करा, लेकिन पाया कितना गया? जर्मेनियम का कितना पाया गया? वो चीज इन्होंने लिखी हुई है। तो डेंसिटी जो होती है, मैं हमेशा से आपको कहती हूँ कि डेंसिटी अगर कंसेप्ट हो तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ज्यादा ही आपकी उस चीज की क्या होने वाली है? डेंसिटी होने वाली है। यानी कि डेंसिटी को अगर मेरे को डिटरमाइन करना है तो मैं मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से कर सकती हूँ। सीक्वेंस आप पढ़ लोगे, लेकिन किस हिसाब से आपको देखना है वो चीज सीखनी पड़ेगी। मेल्टिंग पॉइंट, अगेन जो छोटा एलिमेंट है उसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो बड़ा साइज का एलिमेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? कम होगा। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड जो होता है, फॉर्मूला भी ऑक्साइड का मैंने अलग अलग दे रखा है, तो आप उस हिसाब से जो है वो अपना देख सकते हो। फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड भी दे रखा है कि क्लोराइड जो है उसका क्या क्या फॉर्मूला होता है। फिर इन्होंने बोला है
फिर हम आगे की तरफ बढ़े तो अब हमारे जो आते हैं वो दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं, दैट इज योर हेनरी मोस्टली चाचा। अब आज के टाइम पे जो होता है वो हेनरी मोस्टली चाचा की जो हमारा नॉर्मल पीरियोडिक टेबल है वो हम हेनरी मोस्टली चाचा की वजह से ही पढ़ते हैं। यानी जो हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल के वैसे तो हीरो सारे हैं अपने लेवल पे, लेकिन जो मेन हीरो जिनको ज्यादा लोग मानते हैं वो कौन से, आपके हेनरी मोस्टले चाचा। हेनरी मोस्टले चाचा का कहना ये था कि जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बनाया कि दैट इज ग्राफ जो होगा मैं किसके बीच में बना रही हूँ, आपके एटॉमिक नंबर के बीच में और आपका रूट ऑफ वेवलेंथ के, रूट ऑफ किसके बीच में है, ये कहीं ना कहीं आपका रूट ऑफ वेवलेंथ के, वेवलेंथ नहीं, दैट इज द रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में जब भी मैं ग्राफ बनाती हूँ, ये मेनली किसके लिए डिफाइंड होगी ये चीज, ये कहीं ना कहीं आपकी डिफाइंड होगी एक्सरेज के लिए। तो इस केस में मैं ये देखती हूँ कि जिस तरीके से आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसी तरीके से आपका जो ये होगा वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी जो होगी वो उस मटेरियल की क्या हो रही होगी, इंक्रीज ही हो रही होगी। इसलिए इसका ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है। और अब जो अभी तक मैं पढ़ते आ रही थी कि सारे के सारे एलिमेंट अरेंज हो रहे थे आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, लेकिन अब ये थ्योरी चेंज हो चुकी है। अब हम डिफाइन भी कर रहे हैं तो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब ये वाली बात जो है एक्सरे वाली बात, ये बिल्कुल यही वाली बात है जो मैंने आपको एक इस डायग्राम, एक ग्राफ के थ्रू बहुत सिंपली समझा दिया। तो ये वही कहते हैं कि एटॉमिक नंबर का ग्राफ होगा और ये कहीं ना कहीं रिलेशन बता दिया उन्होंने एटॉमिक नंबर और आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज के बारे में। अगेंस्ट एटॉमिक नंबर वॉज स्ट्रेट लाइन वॉज नॉट प्लॉट। अब इन्होंने बोला है कि आप जो ये प्लॉट कर रहे हो ना ऊपर ये एक्सरेज के लिए डायग्राम, ये ध्यान रखना आपको एटॉमिक नंबर के लिए प्लेस मतलब बनाना है ये, ना कि आपको किसके लिए बनाना है, एटॉमिक मास के लिए। तो ये वाली थ्योरी मतलब यही वाली बात जो होगी वो उन्होंने आगे भी लिखी। फिर हम ये कहते हैं कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम आज के टाइम पे जो पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं आपके मेंडलीव चाचा जो है उन्हीं की देन है। तो आप मेंडलीव चाचा के बारे में इतना जान सकते हो। फिर इन्होंने बोला कि जो हमारी आज के टाइम में मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ रही हूँ उसके केस में जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी है वो दोनों चीजें जो होती है वो किसके साथ रिलेट करेगी, आपके एटॉमिक नंबर के साथ रिलेट करेगी। आप इस चीज को भी अच्छे से समझ सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहते हैं कि पीरियोडिक लॉ जो है, अब ये कहते हैं रिवील्ड इंपॉर्टेंट एनालॉजीज अमंग 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स नेपच्यूनियम एंड दिस आल्सो फाउंड इन द पिच ब्लेंड एंड ओर ऑफ यूरेनियम। अब देखो इसमें से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि पिच ब्लेंड जो होता है ना, पिच ब्लेंड जो होता है वो किस चीज का ओर है, बस ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि 94 एलिमेंट है और उसके अंदर एक्टीनियम और प्रोटो एक्टीनियम जैसी चीजें, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। फिर इन्होंने बोला कि यू हैव रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो कहीं ना कहीं किसके इक्वल होता है, आपके न्यूक्लियर चार्ज के इक्वल होता है। आप इस तरीके से भी इसको कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। फिर इन्होंने बोला है कि चलो भाई इतना कंसेप्ट तो पढ़ लिया, अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। फिर हम पढ़ते हैं कि जो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम कहीं ना कहीं जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट है इसका मीनिंग समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो आपका नया वाला पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग फॉर्म है। फिर जो दूसरी बात ये थोड़ा सा सीरीज की बात कर रहे हैं, आर कॉल्ड द पीरियड, यानी कि सीरीज देखो। और अगर वर्टिकल कॉलम बोलूं तो फिर ये कहते हैं कि आपका कहीं ना कहीं क्या होगा, ग्रुप होगा। अभी वही कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल रोज जो होता है उसे हम सीरीज कह देंगे और एक सीरीज को हम क्या कह देते हैं, पीरियड कह देते हैं। और नॉर्मली जो ग्रुप होता है वो कहीं ना कहीं क्या होगा आपका, इस तरीके से होगा। अभी मैंने आपको ग्रुप और कॉलम में बोलूं, देखो आपका डिफरेंस से समझना बिल्कुल जरूरी है। देखो ग्रुप और कॉलम बोलूं तो उसका सेंस कुछ और होता है, ग्रुप और पीरियड बोलूं तो उसका सेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं कुछ और होता है। अब किस तरीके से सेंस होता है वो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जिसकी वजह से आपका कंसेप्ट जो होगा वो और अच्छे से सामने आएगा। अब देखो नॉर्मली जो ग्रुप और कॉलम की अगर मैं बात करूं तो इस केस में ग्रुप जो होता है वो कहीं ना कहीं आपका जो होगा वो हॉरिजॉन्टली लाई कर रहा होगा, लेकिन अब मैं कॉलम की बात करूं तो फिर वो कैसे लाई करने वाला है, आपका वर्टिकली लाई करेगा। तो ये हुआ आपका ग्रुप और कॉलम के बीच का डिफरेंस। एंड व्हाट अबाउट योर, अगर हम बात करते हैं कि आपका ग्रुप और पीरियड का डिफरेंस क्या है, तो इस केस में जो आपका ग्रुप पहले क्या था, मैंने हॉरिजॉन्टल बताया था ग्रुप, लेकिन अब इस केस में आपका ग्रुप जो होगा वो कहीं ना कहीं कैसे होने वाला है, दैट इज और वर्टिकल होगा। लेकिन आपका पीरियड जो होगा वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसी में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है। और अगर आपको ये क्लियर है तो आप पीरियोडिक टेबल का मतलब बहुत ज्यादा पार्ट जो होता है वो इजीली क्या कर चुके हो, कवर कर चुके हो। फिर इन्होंने बोला है कि जैसे कि अगर हम यहाँ पे बढ़े, दे आर ऑल टुगेदर द 7 पीरियड, अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 7 पीरियड है। अब ये थोड़े सा अमाउंट बता रहे हैं। अब ये भी कहते हैं कि द फर्स्ट पीरियड कंटेन, यानी कि जब हम फर्स्ट पीरियड की कहानी पढ़ते हैं, जब हम यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि जब
हम जो है वो फर्स्ट पीरियड की कहानी पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो पहला पीरियड होता है उसके अंदर 2 एलिमेंट पाए जाएंगे, दैट इज योर हाइड्रोजन, और लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा आपका हीलियम होगा। लेकिन जब जैसे जैसे मैं नीचे बढ़ूंगी तो पहले वाले मतलब जो सेकंड पीरियड उसमें 8 एलिमेंट, फिर 8 8 18 18 18 फिर 32, मतलब इस तरीके के सीक्वेंस में आपको कहीं ना कहीं एलिमेंट जो होंगे वो पाए जाएंगे। अब इन्होंने बोला कि नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, यानी कि एक ऐसे एटॉमिक नंबर जिनका मतलब हमें नाम थोड़ा सा पता होना चाहिए 100 से ऊपर वाले एलिमेंट का। वैसे तो कहीं पूछा नहीं जाता है, ना ही आज तक कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि 100 से ऊपर वाले जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो किस किस एलिमेंट के होते हैं। बस आपको थोड़ा सा जो है उसका आइडिया होना चाहिए। आप अगर मेरे नोट से पढ़ोगे तो उसमें मैं पूरा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वगैरह जितनी सारी चीजें वो सिखाऊंगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, तो आज के टाइम में वो उतना जो होता है वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें उतना नहीं पूछा जाता, तो आप उसको जो है वो कहीं ना कहीं इग्नोर भी कर सकते हो। और अगर आप नहीं इग्नोर करना चाहते हो तो फिर वो आप अपनी जो मेरी नोट्स वाली सीरीज है उसको जरूर से देख लेना, पीरियोडिक टेबल का, जो मैं इस वीडियो के थोड़ी देर बाद ही उसको भी अपलोड कर दूंगी। फिर अब इन्होंने बोला कि भाई इतनी कहानी तो पढ़ ली, अब थोड़ा सा और कहानी पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। तो इतनी कहानी तो हमारी जो थी वो काफी अच्छी थी, काफी इंटरेस्टिंग थी। अब आगे की कहानी जो होगी वो भी इंटरेस्टिंग होगी। तो अब ये कहते हैं कि हमारे पास लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड है जो कि लाई करते हैं आपके ग्रुप 3 के अंदर। ग्रुप 3 इन द सेंस की नॉर्मली अगर मैं देखूं तो मैं आपको हमेशा जब भी मैं डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ाती हूँ, पी ब्लॉक पढ़ाती हूँ, हमेशा से मैं शुरू से ही आपको ये वाला डायग्राम जो है वो सिखा रही हूँ, जिसमें मैं ये कहती हूँ कि जो आपका सेंटर है वो कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, आपका डी ब्लॉक बन जाएगा। जो आपका इस साइड लेफ्ट कॉर्नर है दैट इज योर एस ब्लॉक, एंड अगर जो राइट कॉर्नर है दैट इज योर पी ब्लॉक। फाइन। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो आपको भी पता है कि जो आपका डी ब्लॉक होता है वो 3 से लेकर के 12 एलिमेंट है। तो जो आपका ग्रुप 3 है ना, ग्रुप 3 के ही अंदर तो आपका एफ ब्लॉक लाई करता है, और जो वो एफ ब्लॉक लाई करता है उसी को मैं क्या कह दूंगी, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड जो है वो कहीं ना कहीं आपके ग्रुप 3 में लाई करेगा। और एस ब्लॉक के अंदर 1 और 2 है, पी ब्लॉक के अंदर आपका 13 से लेकर के पूरा एटॉमिक नंबर मतलब ग्रुप जो है वो 18th ग्रुप तक लाई करेगा, ये वही कहता है। तो आईयूपीएसी हैज मेड रिकमेंडेशन दैट अंटिल अ न्यू एलिमेंट रिकॉग्नाइज अ सिस्टमैटिक नोमेनक्लेचर। अब ये तो इन्होंने ऐसी बात लिख दी, बस ये ध्यान रखो कि जब भी हम नीचे हम दो तरीके के नेम पढ़ रहे होंगे। एक तो है आपका कहीं ना कहीं जो एटॉमिक नंबर है वो, उसके बेसिस पे जो आपका नेम है वो, साथ में जो उसका सिंबल दे रखा है वो। अब ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब आपको बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आईयूपीएसी नेम जो होता है वो याद करने में हमेशा से दिक्कत आती है। तो उस केस में आपको क्या करना है जिससे कि आपको ये याद रह जाए, देखो आप नेम जो है वो तो अच्छे से याद कर लोगे एटॉमिक नंबर के हिसाब से, बट आपको मेन दिक्कत आएगी आपके आईयूपीएसी ऑफिशियल नेम में। तो उसको भी मैंने एक कैसे छोटी सी ट्रिक से याद करा हुआ है जिससे कि आपको इजी पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखो यहाँ पे जो है नॉर्मली देखो एलिमेंट्स है, अब ये जो जितनी भी काउंटिंग है वो आपके किसके रिस्पेक्ट में लिखी हुई है, ये कहीं ना कहीं आपके नेम के रिस्पेक्ट में लिखी हुई है। जो यहाँ पे नेम है उसके ही रिस्पेक्ट में, कि अगर हमारा जीरो आता है, अगर हमारा क्या आता है जीरो आता है, तो जीरो के केस में हम कहीं ना कहीं किसको इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे, जीरो के केस में हम कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे आपको नील लिख देंगे, मतलब जीरो को नील कह सकते हैं। एब्रीवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो जीरो को हम नील कह सकते हैं, ऐसे 1 को अन कह सकते हैं, 2 को बाय कह सकते हैं, 3 को ट्राई कह सकते हैं, 4 को कार्ड कह सकते हैं, और 5 को पेंट, फिर देन 6 को हेक्स, एंड 7 को सेप्ट, फिर 8 को ऑक्ट, और फिर 9 को एन। मतलब इस तरीके से जो है वो हम अलग अलग चीज को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यूटिलाइज। अब देखो इन सारे वर्ड की मदद से ही मैं बिल्कुल यहाँ पे जो डिफाइन है वो सारी की सारी डिफाइन जो होगी वो एलिमेंट्स का कर रही होंगे। अब जैसे मैंने ये बोला कि जैसे पहले चलो हम नेम पढ़ते हैं, नेम के बाद आईयूपीएसी नेम जो है वो हम नेम के बाद देखेंगे। तो ये देखो जो नेम है वो तो बिल्कुल कॉमन है। अब ये लिखा है 101, तो 1 का क्या लिखूंगी मैं, अन लिखूंगी, और 0 का क्या लिखूंगी, नील लिखूंगी, और फिर 1 का क्या लिखूंगी, अन लिखूंगी। और सब में आई ई यू एम जो है वो तो कहीं ना कहीं सब में क्या कॉन्स्टेंट, सबके पीछे आपको आई ई यू एम ऐसे करके लगाना है। तो अब मैं एक बार सेकंड वाला भी देख लेती हूँ। तो ये 102 है तो 1 का क्या लिखूंगी, अन लिखूंगी, फिर 0 है तो नील लिखूंगी, और 2 का क्या लिख रही होंगी, बाय लिख रही होंगी। चलो अब ये दो एलिमेंट तो हमने पढ़ लिए, एक बार लास्ट के एलिमेंट के साथ भी देख लेते हैं क्या नेम उनका भी बिल्कुल सेम तरीके से एप्लीकेबल होगा। तो ये नेम तो बिल्कुल ईजी है, जैसे 114 है तो मैं इसका कैसे लिख लूंगी, अन लिखूंगी, और फिर दूसरा वाला जो है वो भी अन लिखूंगी क्योंकि वहां पे 1 है, और फिर उसके बाद 4 है तो कार्ड लिखूंगी, और आई यू एम है तो आई यू एम लिखूंगी। मेनली क्या होता है कि जो भी आपका 9 वाला होता है ना, जहाँ पे 9 लिखा रहता है वहां पे बच्चे जो होते हैं वो नेम भूल जाते हैं। 9 में वो नॉन लिख के आते हैं, लेकिन 9 में जो है वो कहीं ना कहीं आपको क्या लिखना है, अन लिखना है, फिर नील लिखना है, फिर एन लिखना है। ठीक है, एन से याद रखो कि 9 का एन से था तो एन ही लिख के आएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको गलती भी बता दी। अब हम मूव करते हैं इसके आईयूपीएसी नेम, मतलब अब इतने सारे नेम जो है हम कैसे याद करेंगे और किस तरीके से एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में याद करेंगे जो कि आपका जो है
वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसके नाम को एक बार प्रोनाउंस करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। दैट इज मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंशियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सीबॉर्जियम, बोरियम, हसनियम, मेटर्नियम, ड्रामस्टेडियम एंड रोंटिगियम। ये जो मतलब जितने भी एलिमेंट है ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट के कुछ एलिमेंट जो होते हैं उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो इस सीरीज को मैंने ऐसे याद करा हुआ है। दैट इज मैन नोबिता ने लॉ रदरफोर्ड पर दिया, सी करा बोहर ने हंस के। यानी मैन नोबिता, जो हम नोबिता डोरेमोन देखते हैं वही वाला, तो मैन नोबिता ने लॉ जो है वो किस पे दिया, रदरफोर्ड पे दिया। यानी नोबिता जो है वो समझदार हो गया डोरेमोन की वजह से, और उसने लॉ धर डाला किसके ऊपर, रदरफोर्ड पे ही लॉ धर डाला। फिर ये कहता है और फिर ये कहता है और सी किया फिर और सी किया फिर बोहर ने हंस के। यानी फिर जो भी उसने लॉ, मतलब जो नोबिता था उसने लॉ बनाया किसके ऊपर, रदरफोर्ड के ऊपर, और जो उसने लॉ बनाया वो फिर बाद में कौन देखने के लिए आता है, जो आपका बोहर है वो कहीं ना कहीं देखने को आता है, और बोहर अगर आता भी है तो फिर वो हंसते हुए चला जाता है। ठीक है, तो अब देखो मेन से इन द सेंस कि मेंडेलियम, यानी जो आपका पहला एलिमेंट है, क्योंकि आपको इतना तो याद रहेगा कि पहला एलिमेंट 101 था, तो मैन नोबिता से मेंडेलियम, नोबिता इन द सेंस नोबेलियम। देखा, एक एक वर्ड का मीनिंग है। अभी इन्होंने बोला है ने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैन नोबिता ने लॉ बोला है तो लॉरेंशियम पूरा नाम मिल रहा है। फिर उसके बाद जो होता है, फिर लॉ किसके ऊपर दिया था, एक रदरफोर्ड नाम के जो साइंटिस्ट है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे भी आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो रदरफोर्ड पे ही उन्होंने लॉ डाल मतलब दे डाला, तो यहाँ पे आ गया रदरफोर्डियम। फिर इसके आगे बढ़ेंगे, पर दिया, सी किया बोहर ने, पर दिया, दिया से क्या हो जाएगा, लॉ। यहाँ पे पर दिया, दिया जो है वो वर्ड थोड़ा सा कट रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो कि आपका जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं क्या मेंशन है, दिया मेंशन है। तो लॉ जो है वो कहीं ना कहीं किस पे दिया, आपका दिया से क्या आ जाएगा, डबनियम आ जाएगा। फिर सी किया, यानी देखने वाला कौन था, देखने वाला कौन था, सी करने वाला कौन था, तो सी बोर्जियम आ जाएगा। और फिर देखने वाला कौन था, बोहर, बोहर था, तो इसलिए बोरियम आ जाएगा। और बोहर जो था वो जाते वक्त क्या करने लगा, हंसने लगा, हंस के उसने सीन करा, तो इसलिए हम इसे आगे से क्या कह सकते हैं, हंसनियम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो कहीं ना कहीं, अब देखो यहाँ तक आपने हसनियम तक तो आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, लेकिन अगर आपकी इच्छा ये भी है कि अगर आप आगे वालों को भी याद करो, तो आगे वालों को भी निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हो, आपको वो भी चीजें जो होगी वो कहीं ना कहीं याद हो जाएगी। तो अब ये कहता है कि मॉडर्न डोरेमोन जो है वो रहता है नोबिता के पास, जो मॉडर्न डोरेमोन है। अब देखो ऊपर तो इन्होंने ये कह दिया कि नोबिता ने दे डाला लॉ रदरफोर्ड पे, लेकिन नोबिता ने लॉ जो रदरफोर्ड पे बनाया होगा उसके अंदर इतनी अकल तो खुद से आई नहीं होगी, सारी की सारी अकल की मदद उसने किससे ली होगी, डोरेमोन से ली होगी। तो इसलिए इसे डोरेमोन के लिए ही मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, आपका मॉडर्न डोरेमोन। दैट इज और मॉडर्न डोरेमोन, मॉडर्न डोरेमोन जो है वो रहता है नोबिता के पास। मॉडर्न डोरेमोन जो है वो किसके पास रहता है, नोबिता के पास। दैट इज मॉडर्न डोरेमोन, यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख ही देती हूँ, मॉडर्न डोरेमोन जो है वो रहता है किसके पास, रहता है नोबिता के पास, नोबिता के पास। इस हिसाब से याद करोगे तो आपको श्योरली याद हो जाएगा, और आप मतलब मिस्टेक भी नहीं करके आओगे। अब इसमें मैंने ये तो कह दिया कि मॉडर्न से क्या हो जाएगा आपका, दैट इज मेडिटेरियन, जो यहाँ पे मेंशन है, ये मेडिटेरियन आपका यहाँ पे मेंशन है। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि मॉडर्न से मतलब मॉडर्न डोरेमोन जो है वो मेडिटेरियन से याद कर लोगे कि मेडिटेरियन जो है वो कहीं ना कहीं किसके लिए इंक्लूड होगा, डोरेमोन के लिए इंक्लूड होगा। फिर इसके आगे जो है वो कहीं ना कहीं रहता है नोबिता के पास। अब जो ये वाला है डोरेमोन है, देखो मॉडर्न है फिर डोरेमोन है, डोरेमोन से डी से क्या याद आ जाएगा आपको, ड्राम स्टेडियम हो जाएगा, और रहता से क्या याद आ जाएगा, रोंटिगेनियम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस निमोनिक्स की मदद से अपना जो ये वाला आईयूपीएससी नेम है उसको भी क्या कर सकते हो, आसानी से आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारा जो एटॉमिक नंबर है 112, 114 एंड 116 हैज बीन डिस्कवर्ड। ये सारे एलिमेंट जो थे हमने डिस्कवर करे। एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर दिस आर नॉट येट नोन, यानी कि मतलब 116 तक तो हमें एलिमेंट सारे पता है, लेकिन इसके आगे जो है वो हमें एलिमेंट जो है उसकी जानकारी उतनी अच्छी नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं एलिमेंट्स का, और साथ में जो उनका नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से होता है। तो देखो ये जो एसपीडी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, वो चीज मैंने आपको पहले ही टेबल के थ्रू बता दी कि एस कहाँ पे लाई करेगा, पी कहाँ पे लाई करेगा, और डी कहाँ पे लाई करेगा। ये भी वही चीज बोल रहे हैं। फिर इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द पीरियड, यानी कि अगर मैं पीरियड में बात करूँ तो द पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एन फॉर द आउटर मोस्ट ऑफ अ वैलेंस शेल, यानी कि जो पीरियड होता है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा आपका एन की वैल्यू को, यानी जो भी आपकी एन की वैल्यू है उसको, फॉर द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल, यानी कि जो आपका सबसे लास्ट वाला शेल है उसकी जितनी भी एन की वैल्यू होगी उसको वो कहीं ना कहीं पीरियड जो होगा वो कहीं ना कहीं शो कर रहा होगा, ये वही कहते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल भी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिया है कि अगर मान लो कि मैंने लिखा है कि
अगर जैसे मैं कार्बन का एग्जांपल ले लेती हूँ, अब इस वाली लाइन को एक एग्जांपल से समझ आ जाएगा। जैसे कार्बन का एग्जांपल लूंगी तो आपको पता है 6 होता है, 1s2 2s2 एंड योर फिर क्या हो जाएगा 2p2 हो जाएगा। तो अगर मैं ये बोलती हूँ कि जो देखो जो इसका लास्ट वाला शेल है वो कौन सा हो जाएगा, 2s2 2p2 हो जाएगा। तो इसके आगे जो 2 लिखा हुआ है ना, तो यही चीज होगी वो कहीं ना कहीं आपके पीरियड को डिनोट करेगी। यानी कि अगर ये 2 लिखा हुआ है तो आपका पीरियड जो होगा कहाँ से ये बिलोंग करता है, आपके सेकंड पीरियड से। जो ये एलिमेंट होगा वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, बिलोंग कर रहा होगा। आप इस तरीके से भी जो है वो कहीं ना कहीं इसको समझ सकते हो। अब इन्होंने यही चीज जो है वो थोड़ी सी बड़ी चढ़ा के इन्होंने लिखी हुई है, तो इन्होंने एक एक स्टेप करके बताया हुआ है। ट्रांजिशन सीरीज होता है, ट्रांजिशन का मतलब होता ही क्या है, हम डी ब्लॉक में पढ़ते आए हैं कि ट्रांजिशन सीरीज का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जिनका लास्ट सब सेल क्या होता है, खाली होता है। मतलब चाहे वो एक से अनपेयर्ड हो, चाहे वो दो से अनपेयर्ड हो, लेकिन खाली तो होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं ये तो ट्रांजिशन सीरीज की फीचर्स हो गई। लेकिन जो नॉन ट्रांजिशन होता है, नॉन ट्रांजिशन क्या होता है कि जो कि आपका फुल्ली फिल्ड सब शेल होता है, उस केस में आप कहीं ना कहीं क्या कह रहे होगे, उसको नॉन ट्रांजिशन कह रहे होगे। फिर अब अगला है इनर ट्रांजिशन, यानी ट्रांजिशन सीरीज के अंदर ही, यानी डी ब्लॉक के अंदर ही जो कुछ एलिमेंट लाई करते हैं उसकी एक छोटे से पॉकेट के अंदर, तो उस पॉकेट का नाम क्या है, लेंथेनॉइड सीरीज। ये भी मैंने आपको ऊपर डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाया था कि लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज जो है वो पूरे डी ब्लॉक के अंदर एक छोटा सा साइड में थर्ड ग्रुप के अंदर एक छोटा सा पॉकेट होता है, उसी के अंदर ये दोनों जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे होते हैं, लाई कर रहे होते हैं। फिर इन्होंने बोला थोड़ा सा सीक्वेंस भी इन्होंने लिख दिया कि कौन सा एलिमेंट किसके अंदर आएगा, कौन सा एलिमेंट किसके अंदर आएगा। तो ये एक बार रीड आउट कर लेना। फिर अब हम बढ़ते हैं ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो डी ब्लॉक का, डी और एफ ब्लॉक का तो मैंने आपको सिखा रखा है, पी ब्लॉक का भी मैं आपको पी ब्लॉक में बिल्कुल सिखा रखा है, और एस ब्लॉक तो वैसे तो एस ब्लॉक का तो ज्यादातर बच्चों को आता है, लेकिन एस ब्लॉक आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि जो एस ब्लॉक के केस है वो कहीं ना कहीं आपका कैसे होता है कि जो एस ब्लॉक का केस होता है ना, उसमें वैसे भी आपका ग्रुप 1 बनता है और ग्रुप 2 बनता है, तो उसमें उतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता और बच्चे बहुत आसानी से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। लेकिन अगर आपको ये भी जानना है कि आपके कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है बड़े वाले जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना, तो जब मैं नोट्स वाली सीरीज इसी की पढ़ा रही होंगी तो आप वहां से फिर अच्छे से समझ सकते हो। फिर इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब इन्होंने यही वाली कहानी लिखी होगी। फिर इन्होंने बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द टाइप्स ऑफ एलिमेंट, एसडीएफ हो जाएगा। अब एस ब्लॉक जो है उसके कहीं ना कहीं फीचर से बताते हैं। तो आपको ये चीज जान के अच्छा लगेगा कि जो आपका एस ब्लॉक है उसमें ज्यादा पढ़ने की चीजें नहीं है। एस ब्लॉक जो है वो एकदम छोटा सा है। एस ब्लॉक जो है वो कुछ कुछ बातें कह जाता है। एस ब्लॉक क्या कहेगा कि हमारे पास दो तरीके के एलिमेंट है, एक है आपका एल्कलाइन मेटल और जो दूसरा एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं आपका है एल्कलाइन अर्थ मेटल। यही तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो भी अपने किस क्लास से पढ़ रहे हैं, मेनली तो ये 8th क्लास में ही रहता है कि हमें मतलब जब हम नया नया पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो थोड़ी सी इच्छा जागती है, तो हम सिर्फ दो एलिमेंट के बारे में तो पक्का जानते हैं। बेशक से हेलोजन और ये जो मतलब जो इनर्ट वाले ग्रुप होते हैं, नोबल गैस होते हैं, उसके बारे में ना भी जाने, लेकिन हाँ इन दोनों के बारे में तो हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पता रहता है कि जो आपका एल्कलाइल वाला ग्रुप है वो वाली चीज, और साथ में जो आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल है उसकी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो इन दोनों के बारे में तो बच्चों को बहुत अच्छे से पता रहता है। अब ये जो दोनों एलिमेंट है वो एक दूसरे से डिफर करते हैं, यानी जितने भी एल्कलाइल एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कहीं ना कहीं एल्कलाइल अर्थ मेटल वाले ग्रुप से मैच करती हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो जो आपकी मतलब जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है इन सारे ग्रुप के साथ। फिर इन्होंने बोला कि जो आपका एस ब्लॉक है वो कहीं ना कहीं क्या कहता है कि द मेटेलिक, यानी एस ब्लॉक का सिंपल सा कहना है। एस ब्लॉक में तो ज्यादातर मतलब कोई सी मिस्टेक भी नहीं होती है, ज्यादातर एक्सेप्शन केस भी नहीं होते। तो एस ब्लॉक का कहना है ये कि पहले बात तो एस ब्लॉक के अंदर जो जो एलिमेंट आएंगे वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज है ली, इसका सीक्वेंस ऐसे याद कर देते हैं, है ली ना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। यानी इसी तरीके से मैं फिर नीचे मूव करूंगी, और जब नीचे मूव करूंगी तो मेरे को क्या दिखाई देगा कि नीचे जाने पर इसका साइज जो होता है इस एलिमेंट का इंक्रीज हो जाएगा। जब साइज इंक्रीज हो जाएगा तो आपको पता है कि जब साइज इंक्रीज होगा, ये वही चीज बोलते हैं, साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। अभी जब ये वाला पॉइंट आएगा दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब हम इस टर्म्स को जो है वो थोड़ा डिटेल में जान रहे होंगे। अभी तो ये टर्म्स इन्होंने एनसीईआरटी ने भी नहीं मेंशन करा है, वैसे जो है वो इसी चैप्टर में कहीं ना कहीं टर्म जो होंगे वो आपके आगे आ रहे होंगे, तो आपको वहां से फिर जो है वो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब इन्होंने बोला कि एस ब्लॉक तो ये सारे एलिमेंट होते हैं। फिर इन्होंने ये भी बोल दिया कि हम ये तो पढ़ते हैं, लेकिन आपका जो लिथियम है और यहाँ से जो लिथियम है वो, और साथ में जो आपका बेरिलियम है वो, ये दोनों एलिमेंट जो है वो मेनली एस ब्लॉक में ही लाई करते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो बाकी के एलिमेंट की प्रॉपर्टी से कहीं ना कहीं डिफर करती है। आप ये पढ़ते होंगे कि जो आपका एस ब्लॉक है वो कहीं ना कहीं कैसे नेचर का शो करता है, दैट इज योर आयनिक नेचर शो करता है। लेकिन जो लिथियम और बेरिलियम है ना, इनको अपने पूरे ग्रुप में से सबसे अलग दिखना है। जब अलग दिखना है तो ये फिर कौन सा करेक्टर शो कर रहे होंगे, आपका कोवेलेंट करेक्टर जो होता है। ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो
जो है वो कहीं ना कहीं शो कर रहे होते हैं। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। अब हम चलते हैं अपने पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की तरफ। तो पी ब्लॉक वाला एलिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं देखो, जो पी वाला ब्लॉक का एलिमेंट्स है कॉम्प्रोमाइज दोज बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18 एंड दीज टुगेदर विद एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। यानी कि जब पी ब्लॉक एलिमेंट को मेनली इन्होंने भी ये बोला कि जो 13 से लेकर के 18th ग्रुप वाले एलिमेंट है उसको हम क्या कह देते हैं, आपका पी ब्लॉक वाला एलिमेंट कह देते हैं। और इसके साथ ही ये कहते हैं कि अगर आप एस ब्लॉक वाले को और पी ब्लॉक वाले को दोनों को जोड़ दोगे, यानी इसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उन सबको इंक्लूड करोगे, तो इस केस में मैं इसको क्या कह दूंगी, आपका एक तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कह दूंगी या फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स के थ्रू भी इसको समझ सकती हूँ। फिर इन्होंने बोला नोबल गैसेज हो जाएगा। फिर इन्होंने ये भी बोला कि दे आर हेलोजन। हमारे पास जो ग्रुप 17 होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको हम क्या कह देते हैं, हेलोजन कह देते हैं। जो आपका ग्रुप 16 होता है, यानी कि नॉर्मली जो आपका ग्रुप 16 होगा उसको हम क्या कह देंगे, आपका चैल्कोजेंस कह देंगे। चैल्कोजेंस जो है वो एक्चुअली आपकी ऑक्सीजन वाली फैमिली है और हेलोजेंस जो है वो आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऐसे वाली फैमिली है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। अब ये वाली कहानी जो होती है वो यहीं पे खत्म होती है। फिर अब हम मूव करते हैं द डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में तो हम वैसे भी पहले बहुत चीज पढ़ के आए हैं, दैट इज इंटरस्टिशियल नेचर, कैटलिस्ट वाला नेचर, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला नेचर, अलग अलग कलर शो करने वाला मतलब फीचर्स, और भी बहुत सारे फीचर जो कि हम पढ़ के आए हैं कि एक डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है वो छोटा होता है, इसके अंदर हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। तो डी ब्लॉक के लिए तो हम जो है वो डी ब्लॉक का पहले ही डिटेल पढ़ के आए हैं, लेकिन ये डिटेल भी सही है तो आप एक बार पढ़ लेना। इन्होंने भी ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया होगा, बस डिफरेंस इतना ही है। फिर अब हम पढ़ते हैं एफ ब्लॉक की तरफ। तो देखो एफ ब्लॉक की कहानी भी हम पढ़ के आए, बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। और वो क्या रिवाइज करना पड़ेगा वो मैं बता दूं कि आपको ये थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि आपका जो एलिमेंट होता है वो एफ ब्लॉक वाला एलिमेंट वो कहाँ से कहाँ की तरफ लाई करता है। जैसे सीरियम लिया है इन्होंने, तो सीरियम जो होता है उसका जेड जो होता है कितना होगा, 58 से लेकर के लुटेशियम जेड जो होगा 71 तक होगा। इसको मैं कह देती हूँ, जो मतलब ऐसे एलिमेंट होते हैं इसको मैं क्या कह दूंगी, लेंथेनॉइड कह दूंगी। एंड व्हाट अबाउट योर एक्टिनॉइड, तो एक्टिनॉइड के केस में यही जेड जो होगा वो 90 से लेकर के जेड जो होता है वो 103 तक कम से कम लाई कर रहा होगा। तो आप इस तरीके से भी जो है उसको समझ सकते हो। फिर इन्होंने बोला इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि जो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उसके अंदर एक छोटी सी पॉकेट जो लाई करती है, दैट इज और एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट्स, हम उसी को कह देते हैं। फिर इन्होंने ये चीज बोला हुआ है कि मतलब इस तरीके से इन्होंने इस चीज को भी यहाँ पे सॉल्व की हुई है। द केमिस्ट्री ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लेंथेनॉइड, यानी ये कहते हैं कि जो हम नॉर्मली जो है वो कहीं ना कहीं ये सिंपली कहते हैं कि जो हम केमिस्ट्री मतलब जो शुरुआत वाले एक्टिनॉइड, बहुत सारे एक्टिनॉइड है हमारे पास, तो जो स्टार्टिंग वाले एक्टिनॉइड होती है ना उन वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं देन द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथेनॉइड की कंपैरिजन में, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल फॉर देयर एक्टिनॉइड एलिमेंट। ये कहता है कि ये वाली लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एक्टिनॉइड सीरीज है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर आती है एज कम्पेयर आपका लेंथेनॉइड। रीजन क्या है कि आपका जो एक्टिनॉइड सीरीज होता है वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब आप ये कहोगे कि एक्टिनॉइड को ऐसी क्या पड़ी हुई है कि वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ऐसा क्या नया एक्टिनॉइड के अंदर, तो कुछ ना कुछ बात नहीं है। और वो बात ये है कि जो आपका एक्टिनॉइड होता है, हमने डी ब्लॉक में पढ़ा था दैट एक्टिनॉइड इज योर रेडियो एक्टिव मेटल। जब ये रेडियो एक्टिव होता है तो आपको भी पता है कि रेडियो एक्टिव जो होता है उसका तो काम ही है कि बहुत ज्यादा मतलब कभी कुछ शो कर रहा है, 2 मिनट बाद कुछ और शो करेगा, इवन 2 मिनट बाद भी नहीं, 5 सेकंड बाद कुछ और शो करेगा, 10 सेकंड बाद कुछ और शो करेगा। और वो भी ऐसे शो कर रहा होता है कि जो भी मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी स्टिल शो कर रहा है। अब इसी बात पे आप कमेंट में ये सेक्शन में बता सकते हो कि ऐसा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कंटेन करता है। आपके ऑप्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपके ऑप्शन है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, आपके ऑप्शन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड आपका ऑप्शन है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। फिर इन्होंने बोला कि जो आपका एलिमेंट्स होता है यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। एलिमेंट जो भी ऐसे एलिमेंट जो कि यूरेनियम के बाद आते हैं उनको हम कहीं ना कहीं क्या कह देते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। और ये मेरे को बहुत अच्छे तरीके से याद है कि ये आपका पीवाईक्यू का एकमात्र क्वेश्चन है। फाइन, फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे। इसकी जो बीच वाली एनसीईआरटी है आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, और अगर आपको ये है कि अगर करना है तो आप कर भी सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इन्होंने बोला कि बेटल, नॉन बेटल्स एंड बेटलॉइड। अब थोड़ी सी बेटल, नॉन बेटल्स और बेटलॉइड की कहानी पढ़ लेते हैं। तो आपको भी पता है कि जो बेटल के क्या क्या फीचर्स हमें पता है कि बेटल जो होता है वो टेंसाइल होता है, बेटल जो होता है वो मैलिएबल होता है, बेटल जो होता है वो डक्टाइल होता है, बेटल जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, साइज बड़ा होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये सारी चीजें जो है वो हमें पहले से ही पता है। तो इसी चीजों के अक्रॉस जो है वो बेटल जो होता है वो फिर बताता है कि देखो बेटल जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, लेकिन कुछ बेटल ऐसे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे कैसे रहेंगे, लिक्विड रहेंगे, दैट इज योर गैलियम एंड वन इज योर सीजियम आल्सो हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज मरकरी जो है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन केस था आपके लिक्विड का।
और ये कहते हैं कि हमने तो ऐसे पढ़ा है कि मेटल जो होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम एक ऐसे मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। अब मेटल जो होता है, अभी वही चीजें बताते हैं। अब जितने भी मैंने यहाँ पे लाइन आपके अंडरलाइन की है तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हो। अब नॉन मेटल की कहानी क्या है, तो नॉन मेटल जो है वो थोड़े से मेटल से डिफरेंट है, थोड़े से मेटल से छोटे हैं। नॉन मेटल जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं या फिर गैशियस फॉर्म में भी होते हैं, मेनली रूम टेम्परेचर पे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर कि आपका जो मेटल था उसके कंपैरिजन में। लेकिन आप ये कह सकते हो कि एक्सेप्शन केस क्या है कि जो आपका बोरोन है और कार्बन है, ये दोनों चीजें जो होगी वो कहीं ना कहीं आपकी कहाँ पे चली जाती है, एक्सेप्शन केस में चली जाती है। फिर इन्होंने बोला कि द चेंज फ्रॉम द मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक, यानी कि जो बदलाव देखने को मेरे को मिल रहा है ना, कहाँ से कहाँ की तरफ, मेटेलिक से जो नॉन मेटेलिक करेक्टर की तरफ देखने को मिल रहा है, इज नॉट एब्रप्ट एज शोन बाय दिस बाय थिक जिगजैग लाइन। यानी कि अब देखो, अब मेरे पास तो वो वाला जो पेज था जिसमें मेनली एक और पीरियड, देखो 2 पीरियोडिक टेबल का पेज होगा आपके एनसीईआरटी के अंदर, तो जो एक पीरियोडिक टेबल जो है उसका पेज जो है वो कहीं ना कहीं मेंशन है, जिसमें उन्होंने एक जगह जो है वो जिगजैग लाइन बनाई हुई है। तो जो जिगजैग लाइन बनाई हुई है उसके अंदर जो भी एलिमेंट आपके हैं वो कहीं ना कहीं जो है उन जिगजैग वाले एलिमेंट को, देखो ये रही मेरी बुक, अब इस बुक में हम कहाँ पे ढूंढेंगे कि वो चीज कहाँ पे लिखी हुई है, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये रही मेरी बुक, फाइन। अब इसमें आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा सा विजिबल होगा, लेकिन जितना भी विजिबल है आप उस हिसाब से ही समझ सकते हो कि देखो जिगजैग वाली लाइन मेरे को यहाँ से दिख रही है कि दैट इज योर जिगजैग वाली लाइन। तो अगर ये जिगजैग वाली लाइन है तो इसी जिगजैग वाली लाइन को मैं क्या कह दूंगी, आपका मेटलॉइड कह दूंगी। और इसके लेफ्ट साइड अगर देखो तो वो क्या है, आपके मेटल है। और अगर इसी के राइट साइड देखूं तो फिर वो आपके क्या चले जाएंगे, नॉन मेटल चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। देखो इस वाले फिगर में भी आपको जिगजैग लाइन कितने अच्छे से दिख रही है। तो यही वाली जो जिगजैग लाइन है वो कहीं ना कहीं आपके किसको शो कर रही होती है, आपके मेटलॉइड वाले को शो करेगी। लेकिन अगर मैं दूसरी जगह देखूं तो वहां पे फिर वो आपके दूसरी चीज को जो होगी वो कहीं ना कहीं क्या कर रही होगी, शो कर रही होगी। अब आपको डिटरमाइन करना है कि आप क्या चीज लेके चल रहे हो या फिर क्या चीज जो है वो कहीं ना कहीं नहीं लेके चल रहे हो। फिर इसके आगे हम देखें तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और डिटेल में जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। तो देखो अब ये यही वाली कहानी जो है वो जिगजैग वाली लाइन की बोलती है कि जो बीच वाले एलिमेंट है उसको आप या तो सेमी मेटल्स कह दो या फिर मेटलॉइड्स कह दो, कुछ भी कह दो जो आपको पसंद हो, उसी चीज का यूज करते हुए आप इसको कह सकते हो। फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पीरियोडिक ट्रेंड्स हो जाएगा इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अभी थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये आई थिंक बेसिक प्रॉपर्टी है तो आपको क्लियर हो जाएगी, वैसे उतनी इंपॉर्टेंट मतलब प्रॉपर्टी नहीं है। अब हमारा सबसे ज्यादा जो बच्चों को पसंद होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो ये चीज पढ़ना पसंद होता है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस के बारे में तो आई थिंक सबको पता होता है कि नॉर्मली जब हम ग्रुप में मूव करेंगे तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। लेकिन जब मैं यही चीज आपके पीरियड में, यानी पीरियड में अगर मैं मूव कर रही हूँ तो आपका एटॉमिक रेडियस फिर क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। सेम चीज इन्होंने भी यही लिखी हुई है। तो एटॉमिक रेडियस जैसे टॉपिक पे ज्यादा टाइम बर्बाद करते हुए नहीं, हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ और थोड़ा सा एटॉमिक रेडियस और जो कोवेलेंट रेडियस होता है उस चीज में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जब हम कोवेलेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम जा करके थोड़ा सा इन दोनों के बीच में फिर डिफरेंस जानेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा रेडियस पढ़ने में थोड़ा सा मजा आएगा। लेकिन यहाँ पे तो एकदम बेसिक तरह का रेडियस दे रखा है। अब ये कहते हैं कि जो आपका कोवेलेंट रेडियस है वो कहीं ना कहीं उसका साइज छोटा होगा और फिर कोवेलेंट करेक्टर जो होते हैं वो छोटे छोटे एलिमेंट। देखो कोवेलेंट रेडियस अब आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि ऐसे कौन से 3 एलिमेंट, जो कि मैं आपको पी ब्लॉक में भी चीख चीख के कह रही थी कि ये एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि कोवेलेंसी नेचर शो करते हैं। तो वो एलिमेंट सिंपल है, उनका नाम, एक का नाम है कार्बन, दूसरे का नाम है नाइट्रोजन, तीसरे का नाम है ऑक्सीजन। तो ये जो 3 एलिमेंट है वो हमेशा आपकी कोवेलेंसी शो करेंगे, और जब कोवेलेंसी शो करेंगे तो उसमें 110% कौन सा बॉन्ड होने वाला है, कोवेलेंट रेडियस वाला जो होगा वो बॉन्ड होगा। तो आप इस तरीके से भी जो है वो इस चीज को जो है वो आसानी से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। फिर इन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं कि दैट इज फॉर मेटल्स हो जाएगा, वी डिफाइन द मेटेलिक रेडियस, यानी मेटल्स के लिए तो हम मेटेलिक रेडियस बोलते हैं। और जो मेटेलिक रेडियस होती है ना बच्चे, उसका जो लेंथ होता है वो नॉर्मली कोवेलेंट रेडियस से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब इन्होंने यही चीज थोड़ी सी लिखी होगी, एक्सरे वाली लाइन क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, यानी एटॉमिक रेडियस को हम किसी भी तरीके से दोनों चीज में से किसी भी चीज एक चीज से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फिर इन्होंने बोला है इट इज बिकॉज विद इन द पीरियड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम वैलेंस एंड इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। ये कहता है कि अगर मैं नॉर्मली पीरियड में, अब देखो ये थोड़ा सा केस बताता है, ये मैं बिन पढ़े ही आपको केस समझा देती हूँ। अब आप कहोगे कि ग्रुप के अंदर मैं नीचे मूव कर रही हूँ तो ऐसा क्यों होता है कि साइज मेरा इंक्रीज होता है, तो उसका रीजन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे ही हम ग्रुप में नीचे से नीचे तक मूव करेंगे तो नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो ऑफकोर्स आपका जो जो साइज होगा एटम का वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर आप कहोगे कि अगर हम
लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट के अंदर देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूँ तो इसमें क्या होगा कि आपका साइज होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। और इस साइज का डिक्रीज होने का रीजन ये है कि जब मैं यहाँ पे थी ना अपने लेफ्ट वाले कॉर्नर पे, तो ये मान लो बीच वाला जो रेड जो मैंने जो हाईलाइट करा है वो न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब मैं पहले ग्रुप में लाई करूंगी तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होने वाला है, एक होने वाला है। फिर मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ूंगी तो एट लास्ट जो होगा वो मेरे को न्यूक्लियस को सराउंड करने वाला है। ऐसा हो सकता है कि 6 या 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए। जब 6 और 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपके आउटर सब शेल में जितना ज्यादा होता है, उतना ज्यादा न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। और जितना ज्यादा न्यूक्लियस का फोर्स लगेगा तो आप खुद सेंस करो कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर का फोर्स, वो स्ट्रक्चर जो होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जितना कम इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में आपका न्यूक्लियस का फोर्स भी क्या लगने वाला है, कम लगने वाला है। और कम लगेगा तो इसका साइज क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। इस तरीके से आप कहीं ना कहीं समझ सकते हो कि आपके पीरियड में किस तरीके से चेंज आता है। ये वही चीज जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखी है, मेंशन कर रखी है। फिर इन्होंने बोले कि दिस हैपन बिकॉज इनर एनर्जी लेवल। अब इन्होंने थोड़ा सा रीजन वगैरह बता दिया। मेन कंसेप्ट तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। अब देखो इसमें सीक्वेंस में वो वही एटॉमिक रेडियस का देते हैं, लेकिन एटॉमिक रेडियस में जो होता है वो ज्यादातर एक्सेप्शन केस नहीं होता है। तो आप इस चीज को जो है वो आसानी से याद कर सकते हो बिना किसी एक्सेप्शन केस के, क्योंकि केमिस्ट्री तो ट्रूली आपके किसके बेस पे है, आपके जितने भी है एक्सेप्शन के बेस पे है। तो इन्होंने बोला चलो पहले इन दोनों डायग्राम को देखते हैं, फिर अपना नीचे का पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम क्या कहते हैं कि वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस विद एटॉमिक नंबर अक्रॉस द सेकंड पीरियड, यानी कि जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो किस तरीके से आपके एटॉमिक नंबर से डिफर करेगा वो देखो। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, सेकंड पीरियड की बात करें, तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका रेडियस जो होता है, मतलब रेडियस का साइज होगा वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ पे भी आपको ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि सबसे बड़ा रेडियस किसका, लिथियम का, फिर बेरिलियम का, फिर बोरोन का, फिर कार्बन का, नाइट्रोजन, धीरे धीरे करके ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो एकदम नॉर्मल ट्रेंड रहा। चलो अब सेकंड फिगर में देखते हैं। ये कहते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस विद एटॉमिक नंबर ऑफ एल्कली मेटल एंड हेलोजन। यानी एक तो आपने यहाँ पे एल्कली मेटल ले रखा है, एक जो है वो आपने हेलोजन ले रखा है। तो अगर मैं इन दोनों में ही डिफरेंस निकालू तो आप देखोगे कि जो एल्कली मेटल है वो चाहे कुछ भी हो, उसकी वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन आपके हेलोजन से तो बड़ी रेडियस ये कहीं ना कहीं कंटेन करती है। क्योंकि आपके जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं तो वो तो वैसे भी बड़े होते हैं, क्योंकि पीरियड में सबसे ज्यादा कहाँ पे लाई कर रहे होते हैं, लेफ्ट साइड पे लाई कर रहे होते हैं। फिर ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में देखो तो नीचे जाने पर जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज होता हुआ दिखता है। तो वो भी यहाँ पे भी लिख रहा है कि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं क्या हो रही है, ये चीज इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक मतलब कंसिस्टेंट व्यू में इंक्रीज हो रही है, चाहे थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो, लेकिन इंक्रीज तो हो रही है। सिमिलरली आपका जो हेलोजन होगा उसके केस में भी जब मैं उसके पूरे ग्रुप में मूव करूंगी तो आपका साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो आपका रेडियस जो होगा वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो आप इस तरीके से जो है वो समझ सकते हो। आयनिक रेडियस भी बिल्कुल वही सेम कंसेप्ट है। जब लेकिन जब मैं थोड़ा सा डिटेल में देखो, जो आपका नॉर्मल एटॉमिक रेडियस था उसी का अगर मैं डिटेल वर्जन लेके आऊँ तो उसी को हम क्या कह देते हैं, आपका आयनिक रेडियस कह देते हैं। जो आपका आयनिक रेडियस होता है, बस इसमें हम दो टर्म को और डिफाइन कर देते हैं, दैट इज योर केटायन एंड एनायन। केटायन जो होता है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिस भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इज योर केटायन, एंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा दैट इज योर एनायन। यानी केटायन और एनायन दोनों मिल करके जो एक रेडियस का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, कहीं ना कहीं आपका आयनिक रेडियस कह देते हैं। आयनिक का तो मतलब ही है कि एक चीज होगी आपकी पॉजिटिव तो दूसरी दूसरी चीज क्या होने वाली है, आपकी नेगेटिव। इस हिसाब से आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को कर सकते हो। केटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम। यानी कि जो आपका केटायन होता है वो छोटे साइज का होता है अपने पेरेंट के कंपैरिजन में, लेकिन जो आपका एनायन होता है, देखो केटायन जो होगा वो अपने पेरेंट्स से छोटा होगा, ठीक है, लेकिन एनायन जो होगा वो अपने पेरेंट्स से बड़ा होगा। अगर ऐसा होता है कि मान लो कि एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स से छोटा क्या हुआ, केटायन हुआ, और अगर वो केटायन पेरेंट्स से छोटा है ना तो वो केटायन बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, स्टेबल होने वाला है। ठीक उसी तरह ही जो एनायन पेरेंट्स के साइज से बड़ा एनायन है, वो जो एनायन होगा वो बहुत ही ज्यादा क्या होने वाला है, स्टेबल होने वाला है। तो आप इस तरीके से कहीं ना कहीं कह सकते हो। और साइज के हिसाब से भी बोले तो केटायन का साइज सबसे छोटा, उनसे बड़ा होगा पेरेंट एटम का साइज, पेरेंट एटम से बड़ा होगा आपका कहीं ना कहीं एनायन का साइज। तो इस हिसाब से आप कहीं ना कहीं इस ऑर्डर में कर सकते हो। और इसी ऑर्डर में इन्होंने यहाँ पे पूरा चीज जो है वो कहीं ना कहीं मेंशन कर रखा है। देखो जिसपे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज था उसका साइज सबसे बड़ा होगा, फिर थोड़ा सा नेगेटिव हुआ उसका चार्ज थोड़ा छोटा, फिर और आगे बढ़ूंगी तो इसमें हम देखेंगे कि जो सोडियम पॉजिटिव है उसका साइज और छोटा हुआ, फिर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है उसमें और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसका साइज क्या हुआ, उतना ही ज्यादा छोटा हुआ। आप इस तरीके से थोड़ा सा इसको समझ सकते हो। तो हमारी जितनी भी नॉर्मल कहानी थी वो खत्म होती है। अब आते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक
पे किया कहता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी समझना बहुत ज्यादा इजी है। ये चीज मैम ने आपको डी एंड एफ ब्लॉक में, पी ब्लॉक में भी बहुत अच्छे से समझाई। तो मान लो हमारे पास न्यूक्लियस है, और वैसे तो सब शेल बहुत सारे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन अभी मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ही सब शेल ले रही हूँ। सब शेल का मतलब ये होता है कि जिसके अराउंड, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होते हैं ना, दैट इज योर सब शेल, ठीक है। तो अब देखो, जब मैं, ये था मेरा पूरा एटम, अब इसमें से मेरा मन करा कि एक इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर की तरफ निकालूं, तो मेरा मन था, मैंने निकाल दिया। अब इस इलेक्ट्रॉन को जब मैं बाहर की तरफ निकालूंगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो ये नॉर्मली इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की तरफ निकलेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी मेरे को एनर्जी लगेगी, वही आपकी कौन सी एनर्जी हो जाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आई रिपीट कि मेरा एक एटम था, उसके अराउंड जो आपके इलेक्ट्रॉन थे वो नॉर्मली घूम रहे थे। अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन में मेरा मन करा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन को लूं और उसको बाहर निकालूं। तो जब मैं उस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही होंगी ना, तो इसके जितने भी भाई लोग हैं या फिर जितने भी भाई ले हैं, वो सारे के सारे लड़ेंगे और इसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो इसी के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी मैं प्रोवाइड करूंगी ना। तो जो मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रही होंगी, उसी एनर्जी को हम कौन सा एनर्जी कह रहे थे, दैट इज योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ध्यान रखना कि आइसोलेटेड एटम है। अब आइसोलेटेड एटम जो होता है वो कौन सा एटम होता है, एक ऐसा एटम जो कि जिसका नेचर कैसा है, गैशियस नेचर। अब इन्होंने भी ये थोड़ा सा डिफाइन में बताया होगा, तो डिफाइन एक बार आप खुद से देख लेना। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है उसका ट्रेंड जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस जो है वो कॉमन है, बस एक सीक्वेंस में थोड़ा सा एक्सेप्शन किया जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड कुछ ऐसा कहता है कि अगर देखो, अभी हमारा जो वो एक टेबल आएगा यहाँ पे बाद में, उसमें थोड़ा सा अच्छे से इन लोगों ने भी बताया होगा कि उस टेबल की मदद से आप सारी की सारी जितनी भी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसी की मैं बात कर रही थी। अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूँ, यानी पीरियड के केस में, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, पीरियड की बात कर रही हूँ। तो जब पीरियड में अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करती हूँ, तो मेरे को पता है कि साइज होगा वो डिक्रीज होगा, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो इंक्रीज होगी। अभी के लिए समझो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो भी इंक्रीज होगी। ये भी समझ सकते हो कि जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, ठीक है। और इस साइड जब मैं डाउन द ग्रुप मूव करूंगी, जैसे एटॉमिक रेडियस नीचे जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब एटॉमिक रेडियस नीचे जाने पर इंक्रीज होगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो भी डिक्रीज हो रही होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो भी कहीं ना कहीं क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। तो आप इस तरीके से जो है इस कंसेप्ट को जो है वो आसानी से समझ सकते हो। फिर इन्होंने ये बोला हुआ है कि हमारा, देखो, हमारा नॉर्मली तो यही ट्रेंड होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए, जो मैंने आपको बताया। लेकिन एक जो फेवरेट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो ये वाला क्वेश्चन है, जो कि कहता है कि हमें एक ऐसा पीरियड वाला एलिमेंट बताओ जिसमें मैं कहीं ना कहीं अरेंज करूं उस एलिमेंट को, दैट इज लिथियम हो जाएगा, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर जो भी आपके जो आगे एलिमेंट है नियॉन वाला एलिमेंट, उसका ट्रेंड जो होता है वो नॉर्मली, देखो, इससे ज्यादा लिथियम से ज्यादा बेरिलियम का बेरिलियम, और बोरोन में से सबसे ज्यादा किसका होगा, बेरिलियम का। बोरोन और कार्बन में से आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, आपकी कार्बन की। कार्बन और नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा किसकी होगी, आपकी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की। देन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में आपकी फ्लोरीन की। एंड देन फ्लोरीन और नियॉन में कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, नियॉन की हो जाएगी। तो आप इस तरीके से कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डिटरमाइन कर सकते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। जो एक्सेप्शन केस था वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, और अगर आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूरा नहीं भी पढ़ना है, तो आप एक्सेप्शन केस को स्किप मत करना, क्योंकि एक्सेप्शन केस से ही वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। और एक्सेप्शन केस में बच्चे क्या होता है कि इनका ऑर्डर ही भूल जाते हैं। जब ऑर्डर भूल जाएंगे तो फिर वो तो पूरा ही गलत हो गया। तो इसका ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज को स्किप नहीं कर सकते हो। अब पूरे पैराग्राफ में अब ये यही वाली कहानी जो है उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयोनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव। आपकी आयोनाइजेशन, देखो, आपको क्या होगा कि जब भी आप एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हो ना, तो आप हमेशा कुछ ना कुछ अपनी तरफ से उस एलिमेंट के अंदर, उस एटम के अंदर एनर्जी लगाओगे। तो जब आप अपनी तरफ से उस एटम के अंदर एनर्जी लगा रहे हो, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि जो भी हमारा एटम था उसको कहीं ना कहीं बाहर से एनर्जी मिली, और इसी वजह से जब उसे बाहर से एनर्जी मिल रही है, तो उसकी एनर्जी जो होगी वो तो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। इसलिए ये हमेशा से ही आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो आप इस तरीके से भी जो है वो उसको समझ सकते हो कि आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी एनर्जी जो रखनी है वो हमेशा पॉजिटिव रखनी है। एक्चुअली ऐसा होता है, देखो, थर्मोडायनेमिक्स हम सबने पढ़ा हुआ है। अब थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट से भी मैं इसको समझने चाहूँ तो आप आसानी से समझ सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स का ये मतलब है कि अगर जब एनर्जी मेरे को बाहर से मिलती है ना, तो उस केस में जो भी मेरा एटम था या फिर जो भी मेरा मॉलिक्यूल था, तो उसकी एनर्जी तो हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इसने एनर्जी जो है वो बाहर से लिया, और जब वो बाहर से लेता है तो इस एटम की एनर्जी इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी तो इसका मतलब आप एनर्जी को एज अ किसकी तरह ले सकते हो, पॉजिटिव की तरह ले सकते हो। इस तरीके से भी जो है वो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हो। फिर इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू, यहाँ पे एटॉमिक नंबर आयोनाइजेशन एंथैल्पी के थ्रू यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है किसकी
कि सेकंड पीरियड की एज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर z की तरह, मतलब वो किस तरीके से लाई करेगा कि जो आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं कैसे हो रहा होगा। तो ये मेनली आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए इन्होंने लिखा हुआ है। तो ये तो पहले, ये जो पहला वाला डायग्राम है वो तो आपका पीरियड के लिए, लेकिन जो आपका दूसरा वाला डायग्राम है वो कहीं ना कहीं आपका किसके लिए है, दैट इज स्पेशली फॉर योर ग्रुप की तरह हो जाएगा z इफेक्टिव। अब देखो जो पहला वाला डायग्राम है वो तो कहीं ना कहीं आपको आयोनाइजेशन थेरेपी के बारे में बताता है, और आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आपकी आयोनाइजेशन थेरेपी जो होती है वो इंक्रीज होती है, और हमें इस डायग्राम में भी बहुत अच्छे से वो इंक्रीज होते हुए दिख रही है। लेकिन अगर मैं z इफेक्टिव की बात करूं, जो कि इस केस में मेरे को दिख रहा है कि नीचे जाने पर जो आपका साइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज होगा तो आपका z इफेक्टिव क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब z इफेक्टिव जैसी चीजें होती क्या है, तो z इफेक्टिव जैसी चीजें ये होती है कि जो हमारा न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं अपने न्यूक्लियस के साथ क्या रह सके, कनेक्ट रह सके, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, z इफेक्टिव। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा z इफेक्टिव, जितने कम इलेक्ट्रॉन उतना ही कम आपका क्या होगा, z इफेक्टिव होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको इलेक्ट्रॉन के नंबर काउंट करें अपने लास्ट सब शेल के अंदर, ना कि आप ये है कि आप अपने फर्स्ट सब शेल को ही छेड़ रहे हो, तो उसकी वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए आप जब भी z इफेक्टिव निकाल रहे हो तो अपने लास्ट सब शेल के हिसाब से कैलकुलेट करो। तो अब हमारा नया टर्म आता है, दैट इज योर शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखो z इफेक्टिव तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ऊपर बता दिया। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ऐसे समझो कि शील्डिंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग भी कह देते हैं और स्क्रीनिंग भी कह देते हैं। तो देखो दो नाम से हम इसे जानते हैं, यानी एक इसका s एक इसका s, और दोनों s को हम जोड़ देंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो s स्क्वायर, यानी इसको s स्क्वायर से हम कैसे रिमेंबर कर सकते हैं। अब देखो इस s स्क्वायर से ही मैं आपको पूरा कंसेप्ट बता दूंगी कि ये कंसेप्ट क्या कहता है। यानी कि मान लो हमारे पास ये क्या था, दो सबशेल थे। अब इसमें मैं दो सबशेल लेके चल रही हूँ, तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अगले वाले में मान लो आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, कब से कब। तो अब जब ये 8 इलेक्ट्रॉन है तो अब मैं इसको किस तरीके से यूज करूंगी वो समझो। यानी कि जब जो आपका इनर सबशेल है उसके इलेक्ट्रॉन, जब आपके बाहर वाले सबशेल है उसके इलेक्ट्रॉन आपस में दोनों झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा इन द सेंस कि दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके अपने आप को क्या करना चाह रहे हैं, रिपेल करना चाह रहे हैं। जब वो एक मतलब दो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेलिंग शो करते हैं ना, तो उसी केस को हम क्या कह देते हैं, आपका शील्डिंग इफेक्ट कह देते हैं, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट उसको कह देते हैं। यानी दो इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से एक दूसरे को रिपेल करते हैं सेम चार्ज होने की वजह से, दैट इज योर शील्डिंग इफेक्ट। एंड एज वेल एज यू कैन से कि आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। और आपको पता है कि यही शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो आपके डी ब्लॉक के केस में कैसा होता है, पुअर होता है, क्योंकि डी ब्लॉक के केस में आपका z इफेक्टिव बढ़ेगा, z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और शील्डिंग इफेक्ट तो हमेशा चाहता है कि साइज जो होगा वो बड़ा होगा, और बड़ा हो भी क्यों ना। देखो शील्डिंग इफेक्ट का कहने का मतलब ये है कि जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो साइज तो अपने आप बढ़ जाएगा ना। तो ये वही वाले कंसेप्ट को जो है वो आपका शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट कहता है। ये जितने भी टर्म्स है इसमें जो बीच बीच में यूज होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये कहते हैं अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेट द शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो हमें पता है कि साइज क्या हो रहा होता है, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। पीरियड में मूव करूंगी तो आपका साइज जो होगा वो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ। अगर मैं पीरियड में मूव कर रही हूँ तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आपका साइज होगा वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। जब साइज जो होगा वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा होगा तो आपका z इफेक्टिव जो होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। और अगर z इफेक्टिव आपका इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे जाकर के बढ़ रहा है, तो आपका शील्डिंग इफेक्ट जो होगा वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। देखो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा लग रहा होगा स्टार्टिंग में, जब भी तो जो मेरा स्टार्टिंग वाला एलिमेंट था उसका साइज जो था वो कहीं ना कहीं क्या था, बड़ा था। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आपका शील्डिंग इफेक्ट जो होगा वो किस तरीके से आपके इस पूरे फैक्टर को जो है वो डिटरमाइन कर सकता है। फिर इन्होंने ये बोला कि आउटर मोस्ट वाला एलिमेंट है और जो दूसरा वाला एलिमेंट है उस हिसाब से भी आप इसे देख सकते हो। फिर इन्होंने बोला कि when we consider the same principal quantum more than p electron in beryllium, the electron removed during the ionization is an s electron, whereas the electron removed during the ionization of the boron is p electron। अब ये देखो ये वाला जो कंसेप्ट है ये कहता है कि हमारे पास जो है ना वो दो तरीके के एलिमेंट है। अब इन्होंने दो तरीके के एलिमेंट किन किन को लिया है वो थोड़ा सा देखेंगे। अब यहाँ पे ये लेके चलते हैं, यू विल नोटिस दैट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन, यानी एक एलिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं किसको ले रहे हैं, बोरोन को ले रहे हैं, एंड स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। अगर मैं नॉर्मली वो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से पढ़ूँ तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, तो बेरिलियम आएगा पहले और बोरोन आएगा आपका कहाँ पे, बाद में आएगा। तो आपको इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे हम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम जो है वो 4 है तो 1s2 और लास्ट में क्या आ रहा होगा 2s2। मैं लास्ट वाले लिख रही हूँ और इस वाले में क्या आ जाएगा 2s2 और 2p1, यानी कि इसमें p सबशेल का एक इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है। अब ये कहते हैं कि ये जो होते हैं ये दोनों के दोनों एलिमेंट हो जाते हैं, कंसीडर द सेम प्रिंसिपल क्वांटम लेवल एंड s इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस मोर देन द p इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आपका s इलेक्ट्रॉन है, देखो पहले के केस में जो है वो आपका s सबशेल दे रखा है, दूसरे के केस में आपका p सबशेल भी आ गया। अब ये कहते हैं इन बेरिलियम द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन इज एन s इलेक्ट्रॉन, वेयर एज द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन
penetration of the boron is a p electron. The penetration of 2s to the nucleus is more than that of the 2p electron. Hence the 2p electron of boron is more shielded from the 2p इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किसका, बोरोन का, वो कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा क्या शो कर रहा होगा, शील्डिंग शो कर रहा होगा फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट फेस कर रहा होगा देन द 2s ऑफ द बेरिलियम. अब इन्होंने ये बोला हुआ है कि देयरफॉर इट इज, अभी मैं इस लाइन को बताती हूँ आपको कि क्या कह रहा है, टू रिमूव द 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बोरोन टू द रिमूवल ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेरिलियम. अब ये देखो ये कहता है कि अगर देखो मेरे पास दो एलिमेंट दे रखे हैं, एक बेरिलियम दे रखा है और एक जो है वो आपका कहीं ना कहीं क्या दे रखा है, बोरोन दे रखा है. बेरिलियम और बोरोन में हमें क्या देखने को मिलता है कि बोरोन के केस में हमारे पास क्या है, p1 प्रेजेंट है. तो अगर मैं ये बोलूं कि दोनों एलिमेंट मेरे को दे दिए और फिर बोलती हूँ कि मेरे को इन दोनों में से जो इसका लास्ट सब शेल है ना उसमें से एक इलेक्ट्रॉन दोनों में निकालना है, तो आपसे फिर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में निकाल दिए. अब जब दोनों में निकाले तो ये बताओ आपको किस में ज्यादा एनर्जी लगी, तो आपको 110% किस में ज्यादा एनर्जी लग रही होगी, पहले वाले के केस में एज कम्पेयर टू दूसरे वाले के केस में. दूसरे वाले के केस में क्यों कम एनर्जी लगेगी, सबसे पहला रीजन कि अगर ये पी सब शेल बाहर चला जाता है तो इसकी वजह से जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो स्टेबल हो जाएगा. दूसरी चीज ये है कि जो आपका एस सब शेल है ना अंदर वाला, वो कहीं ना कहीं आपके जो पी सब शेल है उसको क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा. तो इस हिसाब से भी हम बेरिलियम और मतलब बोरोन जो है उसके बीच में हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि सबसे कम एनर्जी जो होगी वो आपके बोरोन के केस में लग रही होगी ड्यू टू योर शील्डिंग इफेक्ट. एंड अदर रीजन कि आफ्टर द लूजिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इट विल अटेन इट्स, जो भी इसका जो भी फिक्स वाला नेचर है वो कहीं ना कहीं इसको भी क्या कर सकता है, अटेन कर सकता है. तो आप इस तरीके से भी जो है वो उस चीज को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो. अब यही वाली कहानी जो है वो इन्होंने यहाँ पे भी मेंशन की है. अब सेम केस आपको यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में देखने को मिलेगा कि नाइट्रोजन जो होता है वो तो हाफ सब शेल है और ऑक्सीजन जो है वो कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन वाला है. तो अब आप बताओ कि सबसे कम एनर्जी किस में लग रही होगी, ऑफ कोर्स आपके ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर कि आपका जो नाइट्रोजन दे रखा है, क्योंकि नाइट्रोजन में वो पहले से ही हाफ फिल्ड है. तो आप इस हिसाब से भी क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. अब हम मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ही हम क्या कह देते हैं, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह देते हैं. तो इन दोनों टर्म्स को देख करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अब ये क्या कहता है वो समझो. ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो सिंपल सी हमको क्या डिफाइन बताते हैं. देखो अभी तक हमारी कहानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी तक पहुंची थी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम योर सबशेल, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे को चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को बाहर में निकालने के लिए, दैट इज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी. और हम पढ़ते आए हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी. कहानी हमारी यहाँ तक पहुंची, लेकिन अब हमें पता लगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर मैंने निकाला है ना वो अपने बाकी के इलेक्ट्रॉन से बिछड़ करके बहुत दुखी है. तो हमने सोचा कि क्यों ना अब इस इलेक्ट्रॉन को वापस से इसके घर भेज दिया जाए. तो अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं वापस से घर भेजूंगी. जब मैं इसे वापस से घर भेज रही होंगी तो इसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी. तो फिर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं चाहिए होता है उसको हम कहीं ना कहीं क्या कह देते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह देते हैं. यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने में किसी भी एटम के अंदर मेरे को कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू जस्ट गेन द इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल. तो उसी को हम क्या कह देंगे, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह देंगे. तो एक बार फिर से समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है. यानी आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों चीजें जो है वो मिलकर एक साइकिल का फॉर्मेशन कर रहे हैं. आयोनाइजेशन एंथैल्पी थी कि उस इलेक्ट्रॉन को उस एटम से बाहर निकालने में कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहती है कि इसी इलेक्ट्रॉन को वापस से मेरे को सबशेल में डालना है तो इसमें कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. आप इन दोनों चीजों से भी जो है इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हो. यही चीज जो है वो इसमें मेंशन है. अब इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाया होगा. देखो जैसे कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है मैं इसको क्या कर रही हूँ, अपने ही सबशेल के अंदर अपने ही एटम के अंदर ऐड करूंगी तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ये ध्यान रखो कि जो आपको ये प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने वाला, आपका एंडोथर्मिक भी हो सकता है एक्सोथर्मिक भी हो सकता है. तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है. इट डिपेंड. अगर वो एंडोथर्मिक वाली रिएक्शन है तो आपकी जो एनर्जी की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और अगर एक्सोथर्मिक है तो फिर आपका जो हीट की जो वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं कितनी हो रही होगी, नेगेटिव हो रही होगी. तो आप उस तरीके से भी जो है इस कंसेप्ट को आसानी से इजीली समझ सकते हो. अब फिर इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे. अब इन्होंने भी यही सेम कहानी यहाँ पे बताई होगी. अब जो ये वाला जो टेबल है ये कहता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सब मेन ग्रुप एलिमेंट.
यानी कुछ कुछ मेन ग्रुप एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। तो जो पहला वाला ग्रुप है उसमें तो आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, जिस तरीके से आपको पता है कि नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉर्मली डिक्रीज होगी। लेकिन आपके ग्रुप 16 ग्रुप 17 वाले एलिमेंट जो में होंगे वो उसमें आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्शन केस जरूर से देखने को मिलेगा। तो आप उस चीज को भी आसानी से देख सकते हो। अब देखो नॉर्मली क्या होना चाहिए था, नीचे जाने पर आपका साइज इंक्रीज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए थी। डिक्रीज होने का मतलब ये है कि जो आपका टॉप वाला एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन इस केस में अपोजिट है, इसका तो चलो कम हुआ, फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो इसका ज्यादा होना चाहिए था बाकी के कंपैरिजन में। तो हम देखते हैं कि इसका तो ज्यादा है। फिर सेलेनियम पे चलेंगे तो सेलेनियम में हमें देखने को मिलेगा, टेलुरियम पे चलेंगे तो भी देखने को मिलेगा, और पोलोनियम पे चलेंगे तो भी देखने को मिलेगा। यानी कि हमारे ट्रेंड में सबसे ज्यादा खराब काम किसने करा है, ऑक्सीजन ने करा है। तो जब ऑक्सीजन ने इतना खराब काम करा है तो ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन की सबसे कम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब इसकी सबसे कम है, मैं एक्चुअली इसके मैग्नीट्यूड को देख रही हूँ, माइनस साइन तो इन्होंने अपने तरफ से लगाया है, लेकिन आप इसके मैग्नीट्यूड को भी देखोगे तो ये सबसे कम है। जब बाकी के एलिमेंट से कम है तो आप इस ऑक्सीजन को जो है ना वो सबसे लास्ट पे शिफ्ट कर दो। जब ऑक्सीजन को सबसे लास्ट पे शिफ्ट करोगे तो आपको जो एक सीरीज पूरा बनेगा ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब रीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है वो इतना एनोमेलस बिहेवियर क्यों शो कर रहा है अपने बाकी के ग्रुप से। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो एकदम छोटा सा एलिमेंट है। जब ये छोटा सा एलिमेंट है तो इसके अंदर कैसा करेक्टर होगा, कोवेलेंट करेक्टर होगा, कोवेलेंट करेक्टर होगा। और आपको ये भी पता है कि जो ऑक्सीजन होता है उसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कितना हो जाता है, दैट इज 8 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 फाइन। जब आपका ये होता है तो मेरे को पता है कि अगर मैं इस पी सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डालूं तो इसकी जो मतलब ये पूरा का पूरा एक नॉवल गैस बन सकता है। लेकिन अब देखो जो इसके पी वाला सब शेल है, एक तो पहली बात तो इसका साइज इतना छोटा है। अब छोटा होने के साइज मतलब जो आपका नॉर्मली देखो ये 2 2 4 5 मतलब ये 4 और 6 4 कितने हो जाते हैं नॉर्मली, एक सेकेंड, 4 4 4 8, यहाँ पे 4 आना चाहिए था। तो हमें पता है कि जो इसका पी सब शेल है उसमें ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं और इसका साइज इतना छोटा है। तो आप खुद सोचो जब जिसका साइज छोटा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में तो लड़ने लगेंगे ना जब इनका साइज छोटा होगा। और जब इनका साइज छोटा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ने लगते हैं तो इसी वजह से ये कहीं ना कहीं अपना एनोमेलस बिहेवियर शो करता है बाकी के ग्रुप वाले एलिमेंट से। अब हम यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की भी कहानी देखेंगे, इसमें भी हमें कहीं ना कहीं इनकरेक्ट ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं दे रखा है। अब इसको भी अपने हिसाब से अरेंज करेंगे तो एक बार पढ़ते हैं। देखो 328 जो है वो कम वैल्यू है, कम वैल्यू है इससे ज्यादा, इससे अगले वाले की कहीं ना कहीं वैल्यू है। एक बार एक्सेप्शन केस देखें कहाँ कहाँ पे जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो है हमारा कहीं ना कहीं पहली वाली वैल्यू जो है 328 नहीं रहनी चाहिए थी, ज्यादा रहनी चाहिए थी। अब 349 को एज्यूम करेंगे बाकी के एलिमेंट से ज्यादा है तो ये तो सही है। 325 को फिर एज्यूम करेंगे कि बाकी के एलिमेंट से नीचे वाले एलिमेंट से ज्यादा होना चाहिए तो ज्यादा है। 295 को एज्यूम करेंगे तो बाकी एलिमेंट से क्या होना चाहिए था, ज्यादा, मतलब बाकी नीचे वाले एलिमेंट से ज्यादा होना चाहिए तो है ज्यादा। और एंटीटोनियम को मतलब एज्यूम करेंगे तो ये भी ज्यादा। यानी मेन दिक्कत वाली बात जो है वो 328 के साथ आ रही है। और 328 वाला सीक्वेंस जो होगा हो ना हो आपके क्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, लाइक कर रहा होगा। तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो। फ्लोरीन का भी केस वही होगा कि इसका भी छोटा साइज है, इसका छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। मेन रीजन यही होता है इन सब एलिमेंट में कि इनका साइज छोटा होता है। छोटा होता है तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल होने की वजह से वो चीज जो स्टेबिलिटी को अटेन करी थी वो अब उस स्टेबिलिटी को जो है वो कहीं ना कहीं अटेन नहीं कर रही होगी। तो आप इस तरीके से भी जो है वो अपने इस कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हो। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे कि जो आपका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जेड इफेक्टिव जो है वो दोनों कंसेप्ट जो है वो आपका सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कहता है कि जो न्यूक्लियस है ना आपका, वो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन लास्ट सब शेल में प्रेजेंट है उस पर कितना फोर्स लगा रहा है। अगर या तो अब देखो जो आपका न्यूक्लियस है वो अगर आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम फोर्स लगाएगा। आप उस तरीके से भी इस चीज को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल स्केल होता है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो हम कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं आपके किससे, पॉलिंग वाले स्केल से कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहे होते हैं। पॉलिंग स्केल, मुलिकन, जेफर स्केल, मतलब ये अलग अलग स्केल होते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को जो है वो कंपेयर कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। आप इस तरीके से जो है ये इस चीज को समझ सकते हो। अब देखो जैसे जैसे आपके एलिमेंट जो होते हैं वो वेरी करेंगे। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो की उसकी भी टेबल इन्होंने मेंशन किया, तो इस टेबल को आप सीक्वेंस वाइज याद कर लेना कि किसका सेम सेम। देखो कोई कोई से एलिमेंट जो है उनका सेम सेम है, जैसे कि क्लोरीन में ढूंढूं और क्लोरीन और नाइट्रोजन का जो है वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब देखो अगर आपको इसका ऑर्डर याद नहीं होता है, वैसे तो याद हो जाएगा, लेकिन अगर आपको दिक्कत आती है कि याद नहीं होता है तो फिर आप इसे सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे मैंने अपने टाइम में याद करा था। जो मैं अभी आपको नोट्स पढ़ाऊंगी तो उसमें फिर मैं आपको पूरा निमोनिक्स के थ्रू बता रही होंगी, जिसकी वजह से आपको जो होगा ये पीरियोडिक टेबल लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी
परेशानी नहीं होगी। वो कुछ इस तरीके से सीक्वेंस मैंने डिजाइन कर रखा है जिसमें क्या करना होता है। देखो मैंने ऐसे सीक्वेंस डिजाइन करा है कि जिसमें आपके 2 एलिमेंट तो साइड साइड वाले आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन जो आपका बीच वाला एलिमेंट है ना उसमें पूरा का पूरा आपका जो 3 का टेबल होता है वो इंक्लूड हो रहा होगा। और जब 3 का टेबल आपका इंक्लूड हो रहा होगा तो उस केस में फिर आप क्या कर सकते हो, उस चीज को अच्छे से समझ सकते हो। वैसे तो ये चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नोट्स जो मैंने बनाए हुए उसमें मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई करे, तो वहां से थोड़ा आपको इजिली समझ आएगा। अब देखो 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 कितना होता है, 15 होता है। अब देखो 3 का टेबल नॉर्मली 3 4 कितना होगा 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 कितना होगा 24 होगा। थोड़ा सा बस एक बढ़ा रहा है। और 3 8 के बाद क्या आ जाएगा 3, मतलब 9 को स्किप करो एंड 3 का टेबल पूरा लिख दो। अब जो मैंने पूरा सीक्वेंस बताया वो तो मैं आपको अपने नोट्स वाली सीरीज में अच्छे से एक्सप्लेन कर रही होगी। तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको जो होगा वो जितनी भी छोटी छोटी सी बातें थी वो समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा इस पेज को देख लेते हैं। तो ये पेज देखो, इस साइड वाला जो है वो वैसे भी ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन था तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे जो मेनली इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है वो कहीं ना कहीं आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज वाले से रिलेटेड, और यहाँ पे मेटेलिक वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगा टू द मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। फिर इन्होंने बोला कि पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो कि मेरे को केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। द पीरियोडिसिटी ऑफ द वैलेंस स्टेट शोन बाय द एलिमेंट्स एंड द एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ द सेकंड पीरियड एलिमेंट फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। अब ये वही बोलते हैं कि थोड़ा सा एनोमैलस प्रॉपर्टीज होता है, मतलब आप ये समझो कि मेरे को पूरा पीरियोडिक टेबल दे रखा है, उस पूरे पीरियोडिक टेबल में से कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि अपने ग्रुप से एकदम डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। और वो जो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं वो कौन कौन से एलिमेंट है, मेनली जो आपका जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं ना, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइड, नियोन, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं वही एनोमैलस बिहेवियर को शो करते हैं, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका यही वाला ये कंसेप्ट यहाँ पे बैठना चाहिए। फिर अगर हम ऊपर की तरफ जाए तो यहाँ पे तो मैंने आपको फिर एक्सप्लेन कर दिया था। अब ये किस तरीके से आपका ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इसी की लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। ये लाइन जो है वो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप एक बार रीडिंग लगाओगे आपको समझ आ जाएगी। फिर देखो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया मेनली, कहां तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ द वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि हमारा वैलेंस या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है वो चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द 3 एलिमेंट इन्वॉल्व इन दीज कंपाउंड, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है ना वो कहीं ना कहीं इन सारे कंपाउंड में कैसे लाई कर रहा होगा वो यहाँ पे मेंशन है कि दैट इज ऑफ फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर ऑक्सीजन एंड फिर देन सोडियम। यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा एलिमेंट होगा आपका, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर सोडियम। फ्लोरीन तो आपको भी पता है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, छोटे साइज का होता है, और ऑक्सीजन जो है वो भी लगभग इसकी तरह सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम पे सबसे ज्यादा आपकी किसकी होगी, फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की और फिर सोडियम की होगी। आप इस तरीके से भी कह सकते हो। वैसे तो जो आपका क्लोरीन है उसकी भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो आपकी अच्छी खासी होती है, तो आप वहां से भी समझ सकते हो। ये वाला जो पैराग्राफ है ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हो। यहाँ पे देख भी रहे होगे कि आपने मैंने एक भी लाइन यहाँ पे अंडरलाइन नहीं की है, इसका मतलब ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अगर हम थोड़ा सा आगे और बढ़े कि some periodic table trends to absorb valence of element hydrides and oxide are shown in the table 3.1. Other such periodic table occurs in the chemical behavior of the elements. And अभी इन्होंने थोड़ा सा ऑक्साइड और हाइड्राइड के बारे में बताया। तो ये जो ऑक्साइड और हाइड्राइड की कहानी है वो तो हम वैसे भी पहले ही पढ़ चुके हैं, किसके केस में, आपके पी ब्लॉक के केस में। तो आई थिंक आपको ये चीज समझने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं कि नॉर्मली इसमें बस इतना ही बोला है कि मतलब ऐसे कौन कौन सा एलिमेंट है जिसका हाइड्राइड फॉर्म हो सकता है, ऐसे कौन कौन सा एलिमेंट है जिनका ऑक्साइड फॉर्म हो सकता है। और यहाँ पे इन्होंने पूरे सीक्वेंस में फिर नाम लिखा है कि जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्रोजन एंड आपका जो वो होता है डाइबोरेन का स्ट्रक्चर हम पी ब्लॉक में पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम वाला, फिर मिथेन हो गया, फिर सिलिकॉन हाइड्राइड, फिर जर्मेनियम हाइड्राइड, फिर स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, फिर आपका ये अमोनिया हो गया, फिर मतलब फोस्फोरस हाइड्राइड, फिर आर्सेनिक हाइड्राइड, फिर एंटीमनी हाइड्राइड, फिर वाटर है, फिर H2S है, फिर H2SE हो जाएगा, फिर H2 टेलुरियम हो जाएगा। और इसी तरीके से फिर आप अपना ऑक्साइड का भी जो फॉर्मूला है उसको भी डिटरमाइन कर लेना। अब देखो इतनी कहानी तो हमारी बढ़ गई, लेकिन अब हम ये थोड़ा सा ध्यान देते हो, हमने कभी कहीं भी डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में नहीं पढ़ा। तो डायगोनल रिलेशनशिप आपको ये एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि जो आपका डायगोनल रिलेशनशिप है ना ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो डायगोनल रिलेशनशिप आपके 3 एलिमेंट पे एप्लीकेबल होगा, एक लिथियम पे, एक बेरिलियम पे, और साथ में अब इन्होंने आगे का नहीं मेंशन करा है यहाँ पे, और एक और एलिमेंट होगा तो बोरोन भी जो होगा वो उसके साथ कहीं ना कहीं शो कर रहा होगा। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फिर सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, फिर क्या होता है, सिलिकॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस टेबल को और आगे एनहेंस कर देती हूँ कि यहाँ पे सिलिकॉन हो जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं डायगोनल रिलेशनशिप जो होगा वो कहीं ना कहीं, जैसे लिथियम जो है वो किसके साथ शो कर रहा होगा, आपके मैग्नीशियम के साथ शो कर रहा होगा। और मतलब ये थोड़ा सा आप याद करके लिख सकते हो कि जो लिथियम वाला एलिमेंट है वो आपका किसके साथ शो करेगा, मैग्नीशियम के साथ शो कर रहा होगा। और जो आपका ये वाला एलिमेंट है मतलब बेरिलियम
जो है वो किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, ऐसे ही जो बोरोन है वो सिलिकॉन के साथ। मेन कंडीशन इज दैट कि आपका डायगनली वो चीज मतलब बनना चाहिए, डायगनली। अब ये भी होगा कि अगर ये प्रॉपर्टी मतलब इसका मतलब ये होगा कि डायगनली वाइज ये इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी। अगर ये छोटा है तो ये भी छोटा होगा, अगर ये बड़ा है तो ये बड़ा होगा, अगर ये मेटल है तो ये भी मेटल होगा। मतलब इस तरीके से जितनी भी आपने फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है वो सारी की सारी इन एलिमेंट के अंदर क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो इन्होंने यही थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखा है कि इस वाले मतलब डायगोनल रिलेशनशिप के अंदर कौन पार्टिसिपेट करने वाला आपका ज्यादा होता है, दैट इज योर एल्कली वाला मेटल, एंड सेकंड इज योर आपका एल्कलीन वाला अर्थ मेटल। तो आप इस तरीके से जो है वो भी थोड़ा सा इसको समझ सकते हो, जान सकते हो। फिर इन्होंने बोला था एनोमैलस बिहेवियर इज एट्रीब्यूटेड टू द स्मॉल साइज, लार्ज चार्ज, रेडियस रेशियो एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जेड इफेक्टिव। अब ये कहते हैं कि जो हमारा जो हम नॉर्मली एनोमैलस बिहेवियर अभी ऊपर पढ़ के आए थे कि कोई सा भी एलिमेंट जो होता है वो अपने बाकी के ग्रुप से किस तरीके से डिफरेंट होता है, वो हम समझ सकते हैं किसके थ्रू, कि एक तो उसका छोटा साइज है उसके थ्रू, एंड लार्ज चार्ज, अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, लार्ज चार्ज, रेडियस रेशियो हो जाएगा, एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स। ये सारे के सारे उसके रीजन है कि वो एनोमैलस बिहेवियर क्यों शो करता है। मेन रीजन तो हम स्मॉल साइज के बारे में पढ़ते आए थे, अब लेकिन यहाँ पे चार्ज का रेशियो भी आ गया और साथ में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है उसका भी कहीं ना कहीं रेशियो आ गया। अब देखो जो आपका, आपको भी पता है कि जो आपको बोरोन होता है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 4 वाला शो करते हैं, तो इसलिए मैंने 4 वाला लिखा। ऐसे जो आपका एल्यूमिनियम होता है वो कहीं ना कहीं 6 कंपाउंड मतलब 6 के साथ बाइंड कर सकता है, तो वही वाली चीज लिखी हुई है। अभी इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करा होगा पी पाई डी पाई वगैरह, लेकिन ये पी पाई डी पाई वाला कंसेप्ट जो होगा वो हम कोवेलेंट वाले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, तो वहां से हम इजिली समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी, यानी पीरियोडिक ट्रेंड्स है और जो भी आपकी रिएक्टिविटी होगी उस हिसाब से। देखो ये पैराग्राफ जो होगा उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैंने लाइन मार्क करा है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये लाइन क्या कहती है, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट इन द पीरियड इज द लीस्ट, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो एक्सट्रीम लेफ्ट वाले एलिमेंट की क्या होगी, सबसे कम होगी। और सही बात है कि आपको पता है कि जो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट वाले एलिमेंट है उनका साइज क्या है, बड़ा है, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो भी कहीं ना कहीं कम ही होगी आपके लेफ्ट वाले एलिमेंट की। तो आप इस हिसाब से जो है वो इस चीज को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। फिर इन्होंने बोला है, अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर ये कहते हैं कि और द एक्सट्रीम राइट इज द हाईएस्ट नेगेटिव, यानी कि अगर मैं एक्सट्रीम राइट में जाऊंगी तो फिर उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर आपके एक्सट्रीम लेफ्ट की। अभी वही जो आपका सीक्वेंस था उसी को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से डिफाइन करें। दिस रिजल्टेड टू हाई केमिकल रिएक्टिविटी एट द टू एक्सट्रीम, यानी कि जो आपके दो एलिमेंट मतलब जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे प्रेजेंट है और जो एक्सट्रीम राइट पे प्रेजेंट है, उन दोनों एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी होगी वो बाकी के कंपैरिजन में क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। ये यही कह रहे हैं, द मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट अमंग alkali metal is exhibited by the loss of an electron leading to the formation of cation, and extreme right shown by the gain of electron forming the anion। अब ये कह रहे हैं कि अब थोड़ा से cation क्या होता है, anion क्या होता है, ये चीज डिफाइन कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि अभी हमने बोला कि एक्सट्रीम लेफ्ट वाला, अभी पहले एक्सट्रीम लेफ्ट ले लो, एक्सट्रीम लेफ्ट वाला एलिमेंट हमने क्या कहा कि उसकी जो होगी वो कहीं ना कहीं क्या होगी, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये कहते हैं कि जब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है ना, तो जो आपका एस ब्लॉक वाले एलिमेंट है उसमें क्या प्रेजेंट है, आपके ढेर सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेट कर देता है। जैसे ही अपना इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा वैसे ही इसके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं आपका जो कैटायन वाला प्रॉपर्टी होता है वो शो करेगा। आई रिपीट, देखो आपका जो लेफ्ट साइड है वो कहीं ना कहीं ज्यादा रिएक्टिव है, लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है, तो जब वो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है, तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि जो आपका एक्सट्रीम लेफ्ट वाला एलिमेंट है उसने क्या करा, उसके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन थे तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जैसे उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो वैसे ही उस वाले एलिमेंट पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो कहीं ना कहीं ये आप क्या कहला रहा होगा, आपका कैटायन कहला रहा होगा। अब हम बात करते हैं एक्सट्रीम राइट वाले एलिमेंट की, तो एक्सट्रीम राइट भी जो है वो आपका कहीं ना कहीं क्या है, रिएक्टिव है। तो इसका काम ये होता है कि जो आपका जो एक्सट्रीम राइट वाले एलिमेंट होते हैं ना, वो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे को एक या दो इलेक्ट्रॉन मिल जाए जिसकी वजह से मैं अपना पूरा एक स्टेबल सबशेल या फिर कंप्लीट सबशेल वाली चीज को अटेन कर लूं। तो लेफ्ट जो आपका राइट वाली चीज है वो क्या चाहेगा कि जो आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना वो लेना चाहेगा। तो इससे क्या करा, आपका इस इलेक्ट्रॉन को जो ऐसे समझ सकते हो कि इवन जो एस ब्लॉक ने जो इलेक्ट्रॉन दिया था उसी इलेक्ट्रॉन का अगर ये ले रहा है तो इसके ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसको मैं क्या कह दूंगी, आपका एनायन कह दूंगी। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो आप इसे 2 बार समझोगे तो भी आपको जो होगा ये कहीं ना कहीं चीज होगी वो समझ आ जाएगी। अब ये जो बात ये कह रहे हैं ये बात है इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी समझने
बनने वाली भी है। अब इन्होंने बोला कि अलग अलग ऑक्साइड बनाएंगे, तो हमारे पास जो होता है अलग अलग ऑक्साइड हो जाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड बनाया इन्होंने। बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड में ये डिफरेंस होता है कि देखो यहाँ पे सोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ना वो +1 होगा, तो जब भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है तो उस वाले एलिमेंट का नेचर ज्यादातर बेसिक ही होता है। लेकिन अगर अब देखो यहाँ पे जो एसिडिक वाला है, इसमें अगर आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखना, फिर देखोगे आप कि आपका क्लोरीन जो होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आएगा। जब भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आता है तो उस केस में वो एलिमेंट जो होता है वो ज्यादातर आपका एसिडिक होता है। और अगर मान लो आपका बेसिक और एसिडिक के बीच में, दैट इज आपका जो न्यूट्रल एलिमेंट होता है, उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो इन दोनों के बीच में ही लाई करता है, तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ना तो ज्यादा होगा ना ही कम होगा। अब इन्होंने बोला कि जो कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, दैट इज Al2O3 हो जाएगा एंड आर्सेनिक का O3 हो जाएगा। इस हिसाब से भी आप कर सकते हो। फिर इन्होंने बोला कि चलो हम इतना बता ही रहे हैं तो थोड़ा सा न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में बता देते हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड के आपके कौन कौन से एलिमेंट हो गए, एक कार्बोनाइल हो गया, एक नाइट्रोसाइल हो गया एंड एक N2O, एक नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, एक नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। इसके नाम अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली इसके नेम ही दे दे और फिर आपसे पूछ ले कि क्या क्या कैसे कैसे होगा, तो आप इस तरीके से भी इस चीज को क्या कर सकते हो, अटेन कर सकते हो। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे जो है वो वही आयनाइजेशन एंथैल्पी कहानी है। क्या कहते थे, आयनाइजेशन एंथैल्पी आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ S&P ब्लॉक। अब ये इनर ट्रांजिशन मेटल और इन सब के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हम इनर ट्रांजिशन मेटल तो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आई होप आज का सेशन बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। ये वाला सेशन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस चीज को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप जो एनसीईआरटी की जो रीडिंग है, अगर आप, मेरे को ये लगता है कि अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपकी वो छोटी छोटी एनसीईआरटी की लाइन का कंसेप्ट भी जो होगा वो क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं फिर आज शाम के सेशन, आज रात में जो आपका सेशन होगा फिजिक्स का, उसमें जिसमें हम आपको EMI करवा रहे होंगे, वो भी बिल्कुल लाइव लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बच्चों।